तो हमारे गोष्ठी से कुछ प्रश्न थे, उसको रखेंगे नीरज भैया जी। नमस्ते भैया। नमस्कार। तो गोष्ठी से कुछ प्रश्न आए। वो एक प्रश्न ये है, उसके पीछे का बैकग्राउंड थोड़ा सा ये है कि कल हमने बात करी थी व्यवस्था की और लक्ष्य की, तो या व्यवस्था में किसी भी इकाई को जानने की। तो जैसे एक कार का एग्जांपल आपने दिया था, उसमें हम डिफरेंट इकाई को समझ सकते हैं उस व्यवस्था के रूप में। तो उससे एक प्रश्न ये आता है कि व्यवस्था के रूप में लक्ष्य को जाना जाए या लक्ष्य के रूप में व्यवस्था की पहचान की जाए। तो जहाँ तक मैं समझ पाया हूँ कि मुझे लगता है कि ये दोनों चीज़ें एक ही सिक्के के दो पहलू जैसे वाली बात है। इसमें पहले क्या लफड़ा नहीं है। फिर आपकी टिप्पणी तो चाहेंगे। हाँ। मतलब इसी से ही रिलेटेड है, जैसे कि कल बात हुई थी कि मानव को व्यवस्था के अर्थ में समझना है, तो एक बीच में ना वो ब्लैंक दिख रहा है। ऐसे लग रहा था कि फिर अगर मानव को समझना है, अगर अपन दूसरी प्रकृति में और सब चीज़ों को अखंडता और धर्म के रूप में जैसे सुबह समझे थे, तो वो बात क्यों नहीं कर रहे कि फिर मानव को भी तो अखंडता के रूप में समझना है। जब वो बड़ा कनेक्शन हो गई ऑफ कोर्स, पर वो डायरेक्ट व्यवस्था के अर्थ में समझना बोल रहे ना, तो अखंडता बेसिकली अपने में एक वैचारिक प्रक्रिया है ना। खंड के रूप में देखना, अखंड के रूप में देखना, वो हमारा वैचारिक प्रक्रिया है। ठीक है। फिर व्यवस्था के अर्थ में देखना, वो अखंडता से व्यवस्था तक के बीच का वो अखंडता समझने के अर्थ में ना। ठीक है। और संबंध को निभने के अर्थ में, तो संबंध निभने के अर्थ में देखेंगे तो व्यवस्था के अर्थ में संबंध है। व्यवस्था का मतलब क्या? बताया था, परस्परता में विश्वास पूर्वक जीना ही व्यवस्था है। शिष्टता पूर्वक जीना ही व्यवस्था है। व्यवस्था के अर्थ में देखेंगे, ठीक है। बहुत ठंड है। आज तो व्यवस्था के अर्थ में पहचानना या लक्ष्य के अर्थ में पहचानना, ऐसा करें, ठीक है ना। अभी अलग अलग शब्द हैं, इनको अलग अलग ही समझना पड़ेंगे। लक्ष्य को यहां पर कह रहे हैं समाधान समृद्धि। अखंडता सार्वभौमता जो है वो उद्देश्य बनता है। हाँ, एक ही है। किसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए हम लक्ष्य की पहचान करते हैं। बता दो रहा, कई बार बताया, सबसे बड़ा अमीर आदमी बनना है, उसके लिए लक्ष्य की पहचान करना है, कितने पैसे रोज कमाना है। तो करने के रूप में जब आता है तो वो लक्ष्य बनता है ना। और एक ऑब्जेक्टिव है, उद्देश्य है ओवरऑल, उस उद्देश्य की पूर्ति के लिए तो लक्ष्य बनाएंगे। वही उसी को प्रयोजन, उसी को बोलते। कौन सा? तो आपने गलत बोल दिया, फेल कर दिया था आपने। तो फेल है, इसमें क्या दिक्कत? तो अभी प्रयोजन क्या है? अखंडता सार्वभौमता प्रयोजन है। प्रयोजन अस्तित्व में जब देखने जाते हैं तो उसको प्रयोजन कहते हैं। उसी को मानव उन प्रयोजन से संबंधित होता है तो उद्देश्य के साथ खड़ा होता है, और उस उद्देश्य की पूर्ति के लिए लक्ष्य की बात बनती है। तो प्रयोजन उद्देश्य अलग अलग हुए भी है फिर? अरे प्रयोजन अस्तित्व में देखा जाता है, उद्देश्य उसको मानव में पहचान होती है, और लक्ष्य जो है वो हम बनाते हैं जीने के अर्थ में पूरा करने के लिए। प्रयोजन का मतलब ही है अस्तित्व में एक विकास क्रम, विकास, जागृति क्रम, जागृति एक ऐसी दिशा है ना। तो हाइड्रोजन जब 2 अंश का परमाणु बना, ऑक्सीजन बना,
तो हाइड्रोजन जो है जो काम किया है ना, उसने कोई एक निश्चित आचरण को व्यक्त किया, ऑक्सीजन ने काम किया, फिर किसी ने मतलब पानी ने काम किया, फिर अमीनो एसिड, तो ये सब है ना काम जो कर रहे हैं इसी प्रयोजन के अर्थ में काम। तो एक दिशा है अस्तित्व में, इतने सारी एंटिटी मिलकर वो काम करी। काली चींटी रात दिन काम कर रही, लाल चींटी रात दिन काम कर रही, पेड़ रात दिन काम कर रहे हैं, धरती रात दिन घूम रही है ना। ये सब मिलाकर ये है ना एक अस्तित्व में एक दिशा बनती है कि अस्तित्व में कोई डायरेक्शन है जिस डायरेक्शन में काम हो रहा है। तो उस डायरेक्शन को हम समझते हैं तो उसका नाम है प्रयोजन, कि किस प्रयोजनार्थ वो लाल चिट्टी काली चिट्टी घोंसला बना रही है ना, अपना घर बना रही और रात दिन एक्टिविटी कर रही हो। तो सारा प्रकृति में जो रात दिन श्रम हो रहा है वो पूरा श्रम मिलकर कोई प्रयोजन, उसमें जब दिशा बन जाती है उसको हम पहचान जाते हैं तो हमको लगता है कि ये प्रयोजन है। उस प्रयोजन के अर्थ में जीने को हम कहते हैं उद्देश्य मानव में, और उस उद्देश्य के अर्थ में लक्ष्य की पहचान होती है। बात समझ में आया कि नहीं आया? अस्तित्व में एक निश्चित प्रयोजन है। ऐसे ना थोड़ी कोई ग्रह गोल ठंडा हो के ना वो धीरे धीरे कड़क हो रहा है फिर धीरे से, तो हर बार एक दिशा है उसकी, विकास क्रम विकास, जागृति क्रम जागृति, ये इस प्रकार से चलेगा तो एक दिशा बनती कि नहीं बनती? तो अस्तित्व में एक दिशा है निरंतर, है ना, पूरा अस्तित्व एक दिशा में काम कर रहा है, वो प्रयोजन है। तो प्रयोजन क्या है अस्तित्व का? अस्तित्व में प्रयोजन, अस्तित्व का कोई प्रयोजन नहीं होता है सर। तो अस्तित्व एक प्रयोजन में है, आपने जो कहा। अस्तित्व में प्रयोजन है। जब अस्तित्व में इतनी क्रियाएं सब एक ही दिशा में काम करती है, वो दिशा का ज्ञान हमको हो जाए तो उसको हम कहते हैं प्रयोजन। क्या कहते हैं उसको? प्रयोजन। अस्तित्व एक दिशा में काम करती है, उसे हम प्रयोजन कहते हैं। तो अस्तित्व किस दिशा में काम करती है? अस्तित्व सहअस्तित्व है, तो सहअस्तित्व में विकास होता है, विकास क्रम होता है, जागृति क्रम जागृति, इसके लिए काम होता है। तो जागृति की आज बात हो रही, तो पहले जागृति क्रम था, उसके पहले विकास क्रम है, विकास है, तो ये सब एक के पीछे एक अलाइनमेंट में खड़ा है कि नहीं खड़े हैं? नहीं है। तो ये सब इन सब को ये सब जुड़े कैसे हैं? तो प्रयोजन से ही सभी इकाइयां जुड़ी हुई है, उससे सहअस्तित्व संपूर्ण भाव है, उस भाव से सभी क्रियाएं हो रही हैं, उस भाव में हो रही है, और वो भाव क्रिया जो है वो सब मिलकर कोई डायरेक्शन बन रहा है, उसको कह रहे हैं कि प्रयोजन। जैसे मनुष्य को पैदा होने, जीव अवस्था के बाद मानव आना ही आना है ना। तो जो विकास क्रम विकास, जागृति क्रम जागृति है, इसे ही अस्तित्व का प्रयोजन कह रहे हैं। ठीक। अस्तित्व का प्रयोजन नहीं होता है यार, फिर से बताया, अस्तित्व में प्रयोजन नाम की कोई चीज है। अस्तित्व में प्रयोजन है। ठीक। अस्तित्व तो सहअस्तित्व रूप में है, सहअस्तित्व में विकास क्रम विकास, जागृति क्रम जागृति, हो गया ना, अलाइनमेंट हो गया ना, कोई कार्यक्रम बन गया। इस प्रकार से हम देखेंगे तो अस्तित्व में प्रयोजन है। जब कभी भी हम अस्तित्व को समझ पाएंगे तो उसमें प्रयोजन हमको दिखाई देगा, एक डायरेक्शन दिखाई देगा कि क्यों हुआ ये, आखिर ये मानव शरीर का विकास ही क्यों हुआ? तो जीवन था, तो जीवन को शरीर चाहिए, तो जीवन को शरीर क्यों चाहिए? क्योंकि अब सब प्रयोजनार्थ हो रहा है, निष्प्रयोजनित कुछ भी नहीं हो रहा है अस्तित्व में। केवल एक भ्रमित आदमी खुजाल कर रहा है, उसके अलावा कोई भी काम निष्प्रयोजनित नहीं है। मानव, इसमें मानव का उद्देश्य है जागृति तक पहुंचना। जागृति, मानव का उद्देश्य जागृति है, और फिर मानव का लक्ष्य समाधान समृद्धि। हाँ, कि समाधान समृद्धि के थ्रू जागृति तक पहुंचे। अब तो उद्देश्य ये है कि जीव चेतना से मानव चेतना में स्थापित हो जाए। ठीक है, यही उद्देश्य बनता है। तो प्रयोजन के अर्थ में ये उद्देश्य बन गया हमारा कि चलो यार ये कुछ हो जाए। उसके लिए करना क्या है? आप करने की जगह पे आओ, तो वो लक्ष्य है। वो लक्ष्य है कि आज इतना काम हमको करना है। वो हर क्षण जो करने की जगह पे आ जाता है उसका नाम लक्ष्य होता है। तो ये बात अभी कहाँ से शुरू हुई थी भैया? व्यवस्था, मुझे क्या पता कहाँ शुरू हुई थी? क्या पूछ रहे थे आप? व्यवस्था की बात शुरू थी कि संबंध व्यवस्था क्या? बात ऐसे शुरू हुई थी कि अस्तित्व का जो प्रयोजन है वो मानव का उद्देश्य है। तो प्रयोजन और उद्देश्य में क्या अंतर है, ये पूछा था मैं। तो अस्तित्व में जो प्रयोजन है वो मानव का उद्देश्य है,
अब तो प्रयोजन है, अब यहाँ तक हम पहुंच चुके हैं। अब इसके आगे क्या होना है? जीव चेतना से मानव चेतना में स्थापना, ये उद्देश्य। इस उद्देश्य के लिए करोगे क्या? तो प्रयोजन के अर्थ में उद्देश्य को पहचानने का करें क्या? तो लक्ष्य, तो समाधान समृद्धि पूर्वक जीना, ये उद्देश्य है उसका, वो कार्य लक्ष्य। लक्ष्य है। ठीक हो गया? तो संबंध को पहचानना होता है व्यवस्था के अर्थ में। तो व्यवस्था के अर्थ में तो व्यवस्था है विश्वास पूर्वक जीना, कैसे हम जी सके, ये व्यवस्था है। तो ऐसे लग रहा है रट लिया। तो रट लिया तो समझ लो, रटना तो पड़ेगा ही, समझना भी पड़ेगा। रटोगे नहीं तो समझो कैसे? व्यवस्था क्या है? न्यायपूर्वक जीने से व्यवस्था। न्याय क्या है? तो मूल्य, मूल्यांकन, उभय तृप्ति के साथ जीना। तो मूल्य क्या है? तो विश्वास, सम्मान, स्नेह, है ना। इन मूल्यों के साथ हम जी पाए, इस अर्थ में आपको पहचान लें। अभी आपको कैसे पहचाना हुआ? यहाँ से चालू करो। अभी कैसे पहचानते हैं हम एक दूसरे को? अपनी सुविधाओं के अर्थ में, अपने नाम के अर्थ में, अपना इनसिक्योरिटी के अर्थ में, अपनी सिक्योरिटी के लिए। इन सब आधार पर अभी हम मानव को पहचानते हैं। ये तो दिख रहा है, ये आज ऐसे हैं, इसका शिफ्टिंग कैसे होगा? तो शिफ्टिंग हुआ कि अब हमको लक्ष्य भी समझ में आ गया, दिशा आ गया, कार्यक्रम सब हो गया, लेकिन अब उसमें आदमी को पहचानेंगे कैसे? तो व्यवस्था के अर्थ में पहचानना है। व्यवस्था से ना अभी भी वो व्यवस्था आती दिमाग में, जब भी व्यवस्था वर्ड आता तो है। बता रहे ना, व्यवस्था का मतलब ये जहाँ मूल्य है, तो शिष्टता पूर्वक जीना ही व्यवस्था है। विश्वास पूर्वक जीने से व्यवस्था, अविश्वास पूर्वक जीने से अव्यवस्था। लक्ष्य के अर्थ में संबंध को पहचानते, ऐसा कहीं लिखा है या ऐसा होता है? मैंने तो कहीं नहीं पढ़ा ऐसा। ऐसा नहीं होता है ना? ऐसा है लिखा है? मैं पूछ रही हूँ आपसे, मुझे नहीं पता, ऐसा पता नहीं क्यों लगा सुना। तो मतलब अपन व्यवस्था के अर्थ में संबंध को पहचानते हैं, लक्ष्य के अर्थ में संबंध को नहीं पहचानते, क्योंकि लक्ष्य तो फिर अपना समाधान समृद्धि है। तो अब व्यवस्था के अर्थ में पहचानेंगे तो ये तो पहचान होगी। अब जैसे ये बिटिया ही है, तो अब इसका लक्ष्य क्या होना चाहिए? वो आपसे पूछे तो क्या होना चाहिए? इसको समझदार होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? तो उसका भी लक्ष्य समाधान समृद्धि है। आपके और इसके बीच में संबंध क्या है? तो स्नेह का, विश्वास का निर्वाह हो जाए, है ना, ममता का निर्वाह हो जाए, तो यही तो व्यवस्था है। मूल्यों के साथ निर्वाह हो जाना ही व्यवस्था है। मूल्यों के साथ निर्वाह नहीं होना है अव्यवस्था है। मतलब मूल्य नहीं है तो निर्वाह नहीं हुआ, तो अव्यवस्था हो गया। इसमें क्या कठिन है? क्या रटा जैसा क्या है इसमें? ये बहुत डायरेक्ट लग रहा था, तो ऐसे लग रहा था इसके अंदर का डिटेलिंग करना, जैसे कि मानव जाति एक है, इसको ये समझने का मुद्दा है। हाँ। मानव जाति एक, मानव धर्म एक, ये समाधान का मुद्दा है कि संबंध का मुद्दा है? ये समाधान का, दोनों में फर्क नहीं समझ आ ये समाधान का मुद्दा है। मानव तो जाति जब तक समाधान नहीं होगा तब तक, मतलब कहाँ हो जब जाएगा तक ये संबंध की समझ नहीं पहचान? आएगा, हाँ, तब हाँ। तक समझ भी नहीं आएगा कि सब व्यवस्था क्या है। संबंध की पहचान होने कब है? जब समझदार हो गए। समाधान से, समाधान वो दृष्टि है ना जिससे आप संबंध की पहचान कर रहे हो। नहीं कुछ कंफ्यूजन? हाँ, मतलब थोड़ा सा ऐसे अंदर डिटेलिंग चाहिए कि हाँ ठीक है, वो हो नहीं पा रहा ऐसे इसका। अरे मेरे भाई, मेरी बहन, माता जी, पिताजी, व्यवस्था न्याय से होगी क्या? न्याय से। न्याय क्या है? संबंध की ठीक ठीक पहचान हो जाए ना। फिर मूल्यों के साथ निर्वाह हो जाए, फिर मूल्यांकन हो जाए, और फिर उभय तृप्ति हो जाए। ओके। अब संबंध की पहचान की अकल कहां से आएगी? समझदारी से, है जी। और समझदारी कहां से हो जाएगी? जब हमको मानव धर्म एक, जाति एक, ये कहां समझ में आएगा? मानव का अध्ययन होगा। और मानव का अध्ययन कहाँ होगा? समग्र व्यवस्था में भागीदारी के अर्थ में।
समग्र व्यवस्था क्या है, उसमें भागीदारी क्या होती है, उसके अर्थ में मानव का अध्ययन होगा, मानव का अध्ययन में मानव का धर्म जाति एक ये अध्ययन होगा, उससे समाधान होगा, समझदारी होगी, समझदारी से अब संबंध की पहचान होगी। और अब संबंध की पहचान लड़ने झगड़ने के लिए नहीं, लूट खसोट के लिए नहीं, व्यवस्था पूर्वक जीने के लिए संबंध की पहचान होगी। प्रत्येक संबंध को इस प्रकार से पहचानेंगे। मतलब अब जब भी व्यवस्था की बात होगी, हम व्यवस्था यही है ना? और क्या होती है आप बताओ, और क्या होती है? अभी तक ना वो एकदम ही गलत पिक्चर चल रही थी व्यवस्था के हिसाब से, तो मैं बस यही जानना चाह रही हूँ, व्यवस्था मतलब मानव के साथ की व्यवस्था हमेशा प्रकृति के साथ भी यही, प्रकृति के साथ भी यही। जब नियम पूर्वक जिएंगे तो वो वैसे। भैया अभी आपने एक चीज बोली, उसमें भी एक बार क्लियर कर लेती हूँ कि जैसे रटने वाली बात करें तो वाकई ऐसे हो रहा है कि अभी 4 दिन पहले ही जो किया था उस टाइम क्लास में ऐसे लग रहा था कि ये तो समझ आ गया है, बट अभी ऐसे रिकॉल करें तो पेज पलटना पड़ता है। तो सच में जरूरत पड़ती है ना रटने की? जैसे एक बार आपने ये भी बोला है कि अगर समझ आ गया फिर हमेशा दिमाग में रह जाता है, तो ऐसे ये दोनों चीज थोड़ी सी वो हो रही है, पर मतलब इसमें क्या सही है क्या? सबके अपने तरीके हो सकते हैं ना याद रखने की, कुछ के किससे तरीके, किसके किस तरीके। ट्रेनिंग कैसा हुआ आपका, मुझे नहीं पता आपका ट्रेनिंग कैसा है याद रखने का। आपको डायरी के हिसाब से याद रहता हो तो डायरी बना के रखो, फिर डायरी कहाँ कहाँ ले जाओगे, ले जाओ, रिकॉल करना, 2-4 बार रिकॉल करने के बाद कई लोगों को याद हो जाता है। जिससे कई लोग नाम बताते, मुझे एक बार में मेरे को याद ही नहीं होता है, मेरी ट्रेनिंग ऐसी होगी। तो 3-4 बार पूछने के बाद मुझे नाम याद होते हैं उसके, है ना। तो ऐसा नहीं कि मेरी कोई बुद्धि नहीं चलती है, पर पता नहीं मेरी ट्रेनिंग हो गई ऐसी कि मैं नाम को ध्यान रखकर भी नहीं ध्यान रख पाता हूँ। तो तुम्हारी हालत में समझ सकता हूँ, लेकिन जैसे मैंने दर्शन जो भी सुना पढ़ा उसमें कभी भी डायरी नहीं बनाई, एक बार भी नहीं बनाई, एक बार भी नहीं लिखा। बट वो हो सकता है ना कि आपका वो पीरियड बड़ा था, जाना आना आपका सोचना भी होता था, जैसे ये एक जो महीने भी तो के अपने एकदम ट्रेनिंग की बात है, रोज रोज इतने नए वर्ड्स का, ठीक है। थोड़ा सेट करने की जरूरत होती है दिमाग में, उसको सेट करना पड़ता है, क्या समझ में आया, उसका मतलब क्या है, वो जीने में कैसा होता है, बाकी कनेक्शन क्या। अगर आप ठीक से उसकी सेटिंग कर देते हो, स्टोरी बना लेते हो अपने में, तो सेंस जब बन जाता है तो फिर वो याद रह जाता है। अब मैं यहाँ खड़ा होता हूँ, मैं थोड़े ये में से पूछता क्या पढ़ाओगे आज, मैं बोले देखते हैं जो पढ़ाएंगे तो कुछ याद करके नहीं आते हम, है ना। हालांकि थोड़ा आना चाहिए, यहाँ तक तो आ ही जाना चाहिए, अभी पढ़ा दें, लेकिन अब ठीक है देखते हैं जो बात होगी उसमें से निकल जाएगी। लेकिन जब बात चलेगी तो फिर अब ये सच्चाई को देखने का अभ्यास, कि हम एक सच्चाई देखेंगे। जैसे आपसे एक बात हुई अभी, तो आपने एक शब्द बोला तो वो एक सच्चाई है, व्यवस्था एक सच्चाई, प्रयोजन एक सच्चाई, लक्ष्य एक सच्चाई है ना, वास्तविकता है। तो अब उसको देखना हम सीख गए हैं। जब आप लक्ष्य की बात करोगे तो हम लक्ष्य पे फोकस कर लेंगे, पूरा उसके आसपास हम वो देख लेंगे, बोलो क्या बोलना है ना। तो हम जिधर ध्यान देंगे उधर हमको दिख जाता है, जिधर भी ध्यान देंगे उधर दिखने लगता है। किसी भी क्षेत्र में ले जाओ आप, क्या दिखने लगता है, जो सच्चाई है वही दिखने लगती है, ऐसे पॉप अप हो जाती है, ये है सच्चाई, टक टक टक, है ना। तो याद नहीं रखना पड़ता, आपको हो सकता है याद रखना पड़ता हो, तो याद रखो, क्या दिक्कत है। याद रखने के बाद फिर आपको जब तक ऐसा ना हो जाए कि आप ऑन डिमांड वो दिख जाए, तो वहां तक अपने को जाने की जरूरत है। हाँ आपको जरूरत पड़ी और वो आ जाए सामने, बोलो क्या है, ऐसा होना चाहिए। और भैया जैसे शुरू के 6 दिन 7 दिन ऐसा लग रहा था कि एकदम सीक्वेंस कुछ चल रहा है, एकदम सीक्वेंस वाइज। हो सकता है मैं ही हट गई हूँ उस सीक्वेंस से, या मैं थोड़ा सा भी, पर वो सीक्वेंस ही चल रहा है ना। मतलब वो सीक्वेंस इन द सेंस एक अपन, आप समझे मैं क्या बोलना चाह रही हूँ। हाँ। फर्स्ट डे से लेकर अभी तक अब कुछ ना कुछ कनेक्शन उसी से निकल रहा है। मेरे ख्याल से कनेक्शन से चल ही रहे हम तो 4-5 दिन से थोड़ा सा शायद फिर मेरा ऑफ हो गया होगा, ठीक है। हाँ ये धर्म बीच में आ गया तो आपको ऐसा लगा होगा ये क्या आ गया नया। ठीक है, तो एक बार जैसे अपन ना परसों शुरू किया था आपने कि अपन एक बार सीक्वेंस पर वो आधे में अटक गया था, तो ऐसे कर सकते हैं कि एक हफ्ते का वो जो पूरा रहा है उसको रिकॉल हो जाए। हाँ हाँ, अच्छा पूरी बात वापस बताएं क्या सीक्वेंस। नहीं मतलब हाँ आपने शुरू किया था ना, नहीं हाँ फिर शॉर्ट मैंने में बीच में कट कर दिया, कट हो कब गया तक था बोलूँ वो। उसको वापस। ठीक है। नहीं ठीक बात है, उस समय का सदुपयोग हो जाए, कोई नई बात कर लेना, ऐसा रहता है कई बार। आप ऑडियो वीडियो सुन ही सकते हैं क्या बात हुई है, ठीक है। तो जितना कहा जा रहा है वो सब काम का है, पहले आप उसके साथ अलाइनमेंट बिठाइए, सीक्वेंस के चक्कर में मत पड़िए।
सीक्वेंस तो है ही, समझ में आने से वो जुड़ ही जाएंगे कहीं भी। ये तो स्वयं व्यवस्था, समग्र व्यवस्था में भागीदारी को ऐसे देखें कि खुद न्यायपूर्वक जिए मूल्यों के साथ, और दूसरे में भी वही न्याय की अपेक्षा, या फिर उभय पक्षी की तरह उसी में भी उसके साथ भी न्याय हो, या वो हमारे साथ न्याय करे, तो वो समग्र व्यवस्था में भागीदारी हो गया। हाँ, हम विश्वास से संपन्न हो जाए, ये स्वयं में व्यवस्था। हम विश्वास पूर्वक जिए हर जगह, ये समग्र व्यवस्था में भागीदारी। जब विश्वास ही नहीं होगा तो समग्र व्यवस्था में भागीदारी कैसे करेंगे? कोई डरा हुआ आदमी सीधी कार चला पाता है ना? तो जो आदमी विश्वास से संपन्न होता है वो ठीक काम करता है। ठीक। हाँ जी, और कोई प्रश्न थे? हेलो, तो बड़े पापा जी कंफर्म करना था ऐसे। हाँ बताएं। कि अस्तित्व में मानव में फिर ऐसी दिशा है कि जीव चेतना से मानव चेतना, फिर देव, ऐसे बोल के, तो उससे फिर मानव के लिए जो उद्देश्य निकल के आता है वो है जीव चेतना से मानव चेतना में संक्रमित होना और आगे आगे। तो फिर अब वैसे करना है अपने को या फिर होना है, तो उसके लिए क्या काम निकल के आता है, तो वो अपने लिए लक्ष्य हो जाता है कि जीव चेतना से मानव चेतना में जाने के लिए समाधान समृद्धि पूर्वक जीना है, तो ऐसे ऐसे हमारे लिए फिर वो लक्ष्य निकल के आया। हाँ, तो अब वो क्यों जीना है, कैसे जीने का उत्तर चाहिए। क्यों जीने, कैसे जीने का उत्तर जो है वो एक प्रकार से आपके पास आ गया सूचना में। अब उसको आप निरीक्षण करेंगे तो उस पुनः समाधान के लिए काम हो गया, परीक्षण करेंगे समाधान का काम हो गया। तो हर समय समाधान में से के लिए अपन काम करेंगे, जिएंगे, है ना। फिर समाधान में से के लिए साथ जुड़ा रहेगा, समृद्धि में से के लिए। तो मेरे को समाधान हो गया तो आपको मैं समाधान पूर्वक कैसे रह लूं, समाधान में कैसे रह लूं, है ना, समाधान से कैसे रहूं, फिर आपको समाधान कैसे हो जाए उसके लिए काम करेंगे। इस प्रकार से ये लक्ष्य हमेशा निरंतर बनाए रहता है। तो चाहे देव मानवीय चेतना जाए, चाहे दिव्य मानवीय चेतना जाए, हम समाधान को ही प्रस्तुत करेंगे या समस्या को प्रस्तुत करने जाएंगे? समाधान को प्रस्तुत करेंगे। तो अपने को अपने में समाधानित होने के बाद समाधान पूर्वक जीते हुए हम परस्परता में समाधान के लिए प्रयास करेंगे। इस प्रकार से समाधान में से के लिए लक्ष्य हो गया। अब ये क्रिया की पूर्णता होगी, समाधान पूर्ण हो गया, हम तो क्या हो गया, इसका मतलब अब समाधान काम खत्म हो, थोड़ी ऐसा थोड़ी नहीं। तो यही तो वो बात है, मानव लक्ष्य। भ्रमित मानव हो, जागृत मानव हो, ये दोनों एक जगह जुड़ते हैं कहीं पर। ऐसा नहीं होता कि इनके बीच में इतनी हिरारकी है कि ये मिलते ही नहीं आपस। तो कहाँ जुड़ते हैं? मानव लक्ष्य में एक समाधान के साथ जीता है, एक को समाधान चाहिए रहता है, क्योंकि समस्या किसी को भी स्वीकार नहीं है। तो इट गेट्स कनेक्टेड। अब मानव चेतना हो, देव चेतना हो, दिव्य चेतना हो, तीनों चेतना के बावजूद भी आदमी समस्या में थोड़ी जिएगा, वो समाधान पूर्वक ही जिएगा, और हर व्यक्ति को समाधान चाहिए। इस प्रकार से अलाइनमेंट की बात बन गई, यहाँ जुड़ने की बात बन गई। ठीक है, तो समाधान अब एक मानव के रूप में जीने की बात है। अब हम सब एक मानव ही हैं, है ना। अब बाकी सब मतलब हम थोड़ी देर के लिए भूल जाएं क्या बात हो रही। तो हम सब मानव है, हमको सबको समस्या चाहिए कि समाधान चाहिए? समाधान चाहिए। तो सिंपल सी बात है। तो अब समाधान एक ऐसा स्वरूप होगा जिसमें पूरी मानव जात जी सकती है। अब कोई समाधान पाने के लिए, कोई समाधान को प्रमाणित करने के लिए, कोई समाधान के प्रमाण के साथ, ये सब मिलकर एक जगह पे, एक ही डाइनिंग टेबल, है ना, ऐसे जीने की बात बनती है। इसमें फिर हमेशा भ्रमित मानो कि अपनी इनिशिएटिव चाहिए ना, कि वो चाहता है कि ऐसे संक्रमित हो बोल के बात, नहीं तो फिर तो आपको तो एक्सेप्टेंस है कि वो चाहेगा ही, चाहता ही है। अभी नहीं चाहता, फिर आपसे नहीं समझना चाहता, ये हो सकता है। मेरे से नहीं समझना चाहता, पर वो समझ नहीं चाहता, पर वो तो समझना चाहता है, ये तो हमको पता ही है। तो हमारे अंदर कोई द्वेष नहीं है। अब मेरे से सब समझे, इसका कोई ऐसा कोई नियम है क्या? नहीं। पूरी दुनिया के लोग मेरे से समझना चाहिए, ऐसा कोई नियम नहीं। दुनिया के हो, हमारे घर के हो, कोई भी हो, जिसके मन मुझे समझे, समझना वो सब चाहते हैं, है ना।
क्योंकि समस्या किसी को भी नहीं चाहिए। हमारी भी हो सकती है, ऐसे हो सकती है कि देखिए जब सब चाहते ही थे समझने तो फिर आपसे क्यों नहीं समझना शुरू किए? क्योंकि हो सकता है कि आपसे नाराज हो गए। अब आपसे नाराज होने के लिए कुछ उनके भी कारण हो सकते हैं और अपने भी, हमारे से भी हो सकते हैं, दोनों कारण हो सकते हैं। तो आप रूठ गए तो नहीं सुन रहे, मत सुनो, क्या दिक्कत? जो है सो है, नियम यही है, ठीक है ना? लेकिन हमारे में एक्सेप्टेंस नहीं बदल रहा है कि मनुष्य ऐसे भी होते हैं जिनको कोई समाधान नहीं चाहिए, ऐसा थोड़ी होता है। लेकिन ये भी स्पष्ट रहे कि जीव चेतना वाले को समाधान जरूर चाहिए, लेकिन उसको जीव चेतना वाला ही समाधान चाहिए। हाँ हाँ, उसका समाधान ही अलग होता है। हैं? उनका समाधान अलग ही है। समाधान तो चाहिए उनको, लेकिन उनको पता नहीं कि क्या समाधान का स्वरूप है, तो वो जो कुछ माने रहते हैं वो चाहिए रहता है, और वो आपको पता है कि ये जो मान रहे हैं वो पूरा नहीं है, लेकिन आपका समाधान वो लेने को तैयार नहीं है। आप देने की कोशिश मत करिए, क्योंकि उनके पास तो आंसर है उसके। फिर कैसे? बस प्रिय हित लाभ में ही उनका समाधान रहता है, और वो समाधान नहीं है, वो समस्या है। फिर कैसे? बस तो कैसे होगा? तो जब उनको लगेगा कि ये समाधान है या नहीं है तो आगे बात बनेगी, नहीं तो कैसे बनेगी? तो नियम ही ऐसा है। अब आप क्या करोगे इसमें? प्रेरित हो जाए आपसे, आपके किसी व्यवहार से प्रेरित हो जाए, अब वो कैसे कर लो आप, है ना? हाँ, हमारे इच्छा रहती, रहना ही चाहिए, रहना ही चाहिए। जब तक आपको संभावना रहती है कि आप मेरे से समझ सकता है, तब तक रहती है। और जिस दिन आपको लग जाता है कि नहीं, अब कोई संभावना मेरे से समझने की नहीं है, इसके दूसरे दिन बाद आप नहीं बोलेंगे आप, है ना? तो सबको लगता है कि उनके पास सॉल्यूशन है। अब समीक्षा नहीं हुई है कि वो सॉल्यूशन है कि समस्या है ना? सबको लगता है उनके पास सॉल्यूशन है, और उनको सॉल्यूशन चाहिए वही वाला, मेरा वाला पिंक। कौन सा वाला? मेरा वाला पिंक। तो उससे ये तो हमको पता लगता है कि चाहिए तो उनको समाधान ही, लेकिन समाधान के रूप में जो वस्तु पहचान रहे हैं वो पुनः एक समस्या है, ना कि समाधान। तो आपके अंदर ये मानव को अध्ययन ठीक ठीक हो जाए, मतलब उतने एंड तक आप अध्ययन करो और वापस सकारात्मक ही आपके अंदर विचार बने, तो अध्ययन ठीक हो रहे हैं। यही तरीका है। फिर इसके आधार पर आप लोगों को पहचानना शुरू कर दो, ठीक है? अगर ऐसा हम कर पाते हैं तो समाधान रहेगा, हमको नहीं कर पाएंगे तो हम खुद समस्या में आ जाएंगे। जो मूल प्रश्न था कि व्यवस्था के रूप में लक्ष्य की पहचान की जाए या लक्ष्य के रूप में व्यवस्था को पहचाना जाए, तो करने के अर्थ में लक्ष्य होता है और समग्र व्यवस्था का अध्ययन, बताया ना अभी आपको, समग्र व्यवस्था का अर्थ अध्ययन करते हैं। समग्र व्यवस्था क्या है? अस्तित्व में एक व्यवस्था है या नहीं है? पहले से है ना, हमारे समझने के पहले से, हाँ है, हमारे समझने के दौरान भी है, हमारे समझने के उपरांत भी है, पैदा होने के पहले भी है, जीने के साथ भी है, मरने के बाद भी है। तो इसका मतलब अध्ययन क्या करेंगे अब? अच्छा, व्यवस्था के समग्र व्यवस्था का अध्ययन होगा। अव्यवस्था का अध्ययन होता नहीं है, अध्ययन हमेशा व्यवस्था का होता है, ठीक है? तो व्यवस्था का अध्ययन हो गया। अब व्यवस्था के अध्ययन से फिर मानव का धर्म स्पष्ट हो गया कि मानव क्यों है भाई, क्या पर्पस है इसका, और उस पर्पस को, उद्देश्य को पूरा करने के लिए अब लक्ष्य की पहचान होती है। ठीक है, मूल प्रश्न हल हो गया। कोई दिक्कत इसमें नहीं? साफ सुथरा एकदम, बढ़िया, बहुत अच्छा। एक और प्रश्न था। हाँ, कि जो शब्द है उसके
अर्थ में जो है हम उससे पहचानते हैं, आचरण से पहचानते हैं या व्यवहारिकता से पहचानते हैं? आचरण और व्यवहारिकता समानार्थी है या इनके अपने अलग अलग मीनिंग? अभी तो आप मान लो समानार्थी, अभी के लिए थोड़ा बहुत अंतर है, उसको बाद में आगे ठीक कर लेंगे। मोटा मोटी बात ठीक है कि किसी भी शब्द का एक अर्थ होता है, अर्थ के स्वरूप में वस्तु रहता है, 3 भाग है, उसको हम लोग करेंगे आगे। तो जहाँ तक कल बात हुई उससे आगे बढ़ाते हैं ना, क्या बढ़ाना है इसमें बताओ? ठीक हो गया ये? तो प्रयोजन स्पष्ट हो गया? नहीं हुआ? हो गया। धर्म स्पष्ट हो गया, न्याय स्पष्ट हो गया, सत्य स्पष्ट हो गया। ठीक। अब सत्य में अभी तो हमने व्यवहारिक रूप से सत्य को समझा कि क्या है, चारों अवस्थाओं के साथ संतुलन पूर्वक जी लेना ही सत्य, इस सत्य का प्रमाण है। समझने के रूप में है वस्तु स्थिति सत्य, स्थिति सत्य और वस्तुगत सत्य, 3 प्रकार से सत्य को बताया गया। तो आजकल ना थोड़ा भारी है, नहीं करे? हाँ जी, हाँ, तो करें कि नहीं करें? कि ना आप कर लीजिए, हम बैठते हैं। तो कैसा पाठ है, कर लो। तो हम लोग यहाँ समझ रहे थे, वो देखो क्रम से ये नियम हम समझने गए थे किसी कारण से, नियम और न्याय के बीच में संबंध, नियंत्रण धर्म के बीच में संतुलन और सत्य, न्याय धर्म सत्य, नियम नियंत्रण संतुलन, ये समझने की चीज होगी। और इसको जीने का स्वरूप भी बताएं। क्रिया की पृष्ठभूमि नियम है, नियम की निरंतरता ही नियंत्रण है, नियंत्रण पूर्वक की चारों अवस्थाओं में आपस में निर्वाह होता है, संतुलन है। मनुष्य भी जब सत्य के साथ जीता है तो संतुलन पूर्वक जीता है, धर्म में जीता है तो नियंत्रण पूर्वक जीता है, और न्याय पूर्वक जीता है तो नियम पूर्वक जीता है ना? तो मानव कब नियम का पालन कर पाता है? जब वो न्याय पूर्वक जीता है। ये क्रिया की पृष्ठभूमि क्या होती है? किसी भी क्रिया के, ये बताया ना, ये भी मिटा ही रहा था मैं, ये है पृष्ठभूमि। कोई क्रिया मतलब कोई भी क्रिया का मतलब क्या समझ रहे हैं आप? कोई परमाणु, परमाणु बराबर क्रिया, इकाई बराबर क्रिया। तो परमाणु की पृष्ठभूमि क्या है? पहचानना, निर्वाह करना। वो पृष्ठभूमि क्या थी? कल बताया था, वो घिरा हुआ है, डूबा हुआ है, भीगा हुआ है। भीगे होने से ऊर्जित है, डूबे होने से बल संपन्न है ना? तो वो प्रभाव क्षेत्र उसका बना हुआ है, तो ये उसका पृष्ठभूमि है। तो क्रिया की पृष्ठभूमि ही नियम है। तो नियम क्या बन गया? क्रिया का पृष्ठभूमि क्या है? घिरे होने से नियंत्रण। तो पहचाना, निर्वाह करना नियम है। ठीक? पहचाना, निर्वाह करना क्रिया की पृष्ठभूमि है ना? पहचाना, निर्वाह करना नियम है। व्यापक में सभी क्रियाएं डूबी भीगी घिरी, यही तो पृष्ठभूमि है। हिंदी भी अब नहीं समझ में आती क्या? संपूर्ण प्रकृति क्रिया जो है वो कहाँ डूबी भीगी गिरी है? व्यापक में। संप्रक्तता ही पृष्ठभूमि है। संप्रक्तता ही पृष्ठभूमि है। तो हमको ये समझ में आ जाए, काम की बात आगे समझ लेते हैं कि नियम पूर्वक न्याय के अर्थ में ही नियम पूर्वक जिया जाता है। ठीक है ना? तो न्याय ही नियम है। तो क्या नियम बन गए अब जीने के? मानव पहचान करेगा, निर्वाह करेगा, वो सब न्याय हो गया, है ना? और संबंध को पहचानने के लिए समझदारी चाहिए, और समझदारी के लिए मानव धर्म, मानव जाति एक। जिस दिन आपको समझ में आ जाए कि मानव जाति मानव धर्म एक ही है, उस दिन आप समझदार हो गए। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? मानव का अध्ययन करेंगे, वो कहाँ होगा? समग्र व्यवस्था में होगा। तो आप न्यायपूर्वक जीने लगे तो हम नियम पूर्वक जिएंगे। क्या नियम है उसको समझ लेते हैं, है ना? यहीं पे समझ लो। एक नियम है बौद्धिक नियम।
एक नियम है सामाजिक नियम, एक नियम है प्राकृतिक नियम। तो न्यायपूर्वक जीने के लिए नियम पूर्वक जीना जरूरी है और नियम को ठीक से समझने की जरूरत है। तो न्याय में संबंध की पहचान हुई, व्यक्ति और दूसरे व्यक्ति और पूरी मानव जाति और या हम कहें कि प्रकृति की पहचान हुई, और नियम को हम ठीक से समझ पा रहे हैं, है ना। तो नियम पूर्वक ही जीते हुए न्यायपूर्वक जिया जा सकता है। क्या नियम है? तो पहला नियम है बौद्धिक नियम। बौद्धिक नियम का मतलब इंटेलेक्ट में जो नियम है, ठीक है ना। तो इंटेलेक्ट में क्या नियम चल रहे हैं? बौद्धिक नियम। कैसे हम सोचते हैं, सोचने का नियम। सोचना कैसे चाहिए? कौन है? ठीक। तो बौद्धिक नियम में क्या नियम बना? ये सोचने का नियम है, कैसे सोचना चाहिए, आपको चलना कैसे चाहिए, खाना कैसे चाहिए, पट्टी कैसे करना चाहिए, नहाना कैसे चाहिए, इसकी तो ट्रेनिंग है। सोचना कैसे चाहिए, उसकी ट्रेनिंग नहीं है। तो सोचने की ट्रेनिंग डेवलप करो, अभ्यास, ऐसे ही सोचना है। इस पर यहाँ के लोगों के साथ तो कई बार बात हो चुकी है। तो क्या नियम है? तो कुल 5 चीजें हैं। असंग्रह, विद्या, सरलता, स्नेह और अभयता। है असंग्रह, स्नेह, विद्या, सरलता, अभयता। हाँ, तो ये 5 नियम है सोचने के। ऐसे सोचो। तो 5 तरह की चीजें हैं, उसके लिए हमको सोचना होता है। तो उसको अब पूरे सार नागराज जी प्रस्तुत कर रहे हैं आपको कि संबंध की पहचान, है ना, ये सब मिला जुला के अब बना क्या कि किस नियम का पालन करेंगे हम, जिससे कि न्याय घटित हो जाए। ठीक। सोचेंगे ना, बोले तो करेंगे, आज क्या काम है। ठीक, ये मिटा दो। काफी घायल करने वाले ड्राइंग है, छोटा मोटा देख के उसको जगाने के लिए उसके बराबरी का है। तो मानव है तो सुविधाओं को लेकर सोचता है। वो सोचेगा कि नहीं सोचेगा? तो सुविधाओं के बारे में कैसे सोचे? सुविधाएं दुख का कारण है, सुविधाओं से सुखी होते हैं, सोचे। सुविधा चाहिए नहीं, जी का जंजाल, है ना, अपना लंगोट लगा के वहां चले जाते हैं हिमालय पे, वहीं रहे, काय का लफड़ा। तो सुविधाओं के बारे में कैसे सोचना चाहिए? सार नियम, कैसा नियम होना चाहिए? तो कचरा कम होता है ना, रिचार्ज होते रहते हैं, कई साल चल जाते हैं। नहीं तो हर सत्र में 2-2 ढेर, उनको कहाँ ले जाओ। तो कैसे सोचते हैं? जैसे अभी एक यहाँ पर थाली आने वाली लड्डू की थाली यहाँ रखने के बाद आप कैसे सोचते हैं? हैं, मेरा नंबर कब आएगा, मुझे कब मिलेगा, 2 कैसे मिल जाए, पहले मेरे को मिल जाए,
लड्डू क्या खाना है, बेकार चीज है, लड़ाई हो जाएगी इससे। घी कौन सा डला है, सोचते ना आप। तो आप सोचेंगे ना सामान के बारे में, कुछ सामान कोई भी हो, सुविधा हो, उसको देखकर आप सोचते हैं। सुविधा का मतलब हो गया जो मानव उपयोगी। सामान तो बहुत सारा है ना। कुत्ता दिख गया तो क्या सोचते हैं, चींटी दिख गई तो ये थोड़ी सोचते हैं कि मेरे को मिल जाए, पहले मेरे को आ जाए। तो सामान सुविधा के अर्थ में जो सामान है जिसको हम कह रहे हैं सुविधा, उसके बारे में हमारा एक सोचने का तरीका है। क्या तरीका है वो? अभी कैसे सोचते हैं, है ना, भोग के अर्थ में सोचते हैं या विरक्ति के अर्थ में सोचते हैं? त्याग दो उसको, त्याग करना या भोग करना, है ना। त्यागी होने की मानसिकता कहां से है? आदर्शवादी विधि से। अब नियम ही चूक हो रहा है, न्याय हो नहीं सकता है। भोगी होने की मानसिकता कहां से है? भौतिकवादी विधि से। ऐसा हो गया। तो अब सुविधा के मामले में कैसा सोचा जाए? तो जब कभी भी हम भोगी मानसिकता से सोचते हैं तो कंज्यूमरिज्म है। ये भोगी मानसिकता कहां लेके जाता है हमको? कंज्यूमरिज्म है। इज्म है भी कंज्यूमरिज्म, कंज्यूम ISM, ये इज्म है। इज्म मतलब पूरा एक वाद ही हो गया, कंज्यूमरिज्म। कंज्यूम करके हम सुखी होना चाहते हैं। इसमें क्या सोच लेते हैं हम कि मैं कंज्यूम करूंगा तो मैं सुखी हो जाऊंगा। द मोर आई कंज्यूम मोर आई विल बी हैप्पी, है ना। तो कंजम्पशन से सुख है। अच्छा, कंजम्पशन में सुख नहीं है क्या? कुछ तो है ही। आप कंज्यूम करते हो तो उसमें सुख है, हाँ या ना? लड्डू रखा है तो खाओगे तो अच्छा तो लगेगा आपको। सुख है, निरंतरता नहीं है। अरे छोड़ो, फिर खा लेंगे दूसरा। हाँ फिर, है ना, कंज्यूमरिज्म। तो कंज्यूम करते हैं, सुख लगता है, तो ये भोगी मानसिकता हो जाती है ना, कंज्यूमर। और हमारी दुर्भाग्य है कि हमारी पूरी एजुकेशन हमको कंज्यूमरिज्म की तरफ लेके जा रही है। पूरी सोसाइटी, पूरी सरकार हमको कंज्यूम करना सिखा रही। मोर यू कंज्यूम लेस यू डू, है ना। मोर यू कंज्यूम मोर बेनिफिट, मोर एंजॉय, मोर अश्योरेंस। उसका वो बताते हैं मनी सर्कुलेशन में आएगी, GDP बढ़ेगी। वो तो एक है। अब बाकी भी क्या, सरकार अब 1 रुपए किलो में दे रही, चावल 2 रुपए किलो में, क्या GDP बढ़ेगी इससे? बढ़ेगी? वोट से नोट, नोट से वोट। हाँ, वो ठीक बात है। तो अब पूरा एजुकेशन और पूरा सिस्टम क्या कर रहा है? आपको कंज्यूमर बना रहा है। तो हमारा ट्रेनिंग ऐसे हो गया है कि हम कंज्यूम करें उसको। जितना कंज्यूम करेंगे, जितने वैरायटी का सामान। अभी कोई एक आदमी चला जाए मॉल में, यार इतना सामान और भी होता है कि हमने तो कंज्यूम ही नहीं किया। कितना सामान रखा रहता है वहां। तो ऐसा रहता है हम पिछड़े हुए अपन। डीओ रखे हैं ढेर सारे, मैं जिंदगी में कभी डीओ नहीं लगाया, है ना। शेविंग क्रीम रखी ढेर सारे, मैं कभी शेविंग क्रीम ही नहीं लगाया। ठीक, तो अपने तो 4-6 सामान में आराम से काम चलता है। और पूरा भरा पड़ा है तो अपने लगता है अपन पिछड़ गए, इतना मजा नहीं किया अपन, जितना सामान ही है ना। तो मोर यू कंज्यूम मोर यू हैप्पी, सिंपल गणित। अब ये कह रहे हैं कि इसमें सुख जो है वो होता होगा, तो इससे ज्यादा सुख इसमें प्रोड्यूसर होने में सुख ज्यादा है। इफ यू विल प्रोड्यूस, तो आपका सुख जो है ना वो बड़ा है इससे। किससे? इससे। हाँ, तो प्रोड्यूसर होने में ज्यादा सुख है। ये एजुकेशन में आ सकता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। आप कंज्यूम करते हो, उससे ज्यादा सुख आपको उत्पादन करके होता है। आप देखो, आप बैंगन ला के खाते हो, है ना, तो आपको जो मजा आता है उससे ज्यादा आप बैंगन झाड़ लगाओ और उसमें एक बैंगन लटकता है, हाँ क्या मजा करता है ना। आदमी खाने का मन खत्म हो जाता है, देख के खुश हो जाता है। तो अल्टीमेटली कंज्यूम तो करना ही पड़ेगा, चाहे वो प्रोडक्शन से हो या बाजार से ला के हो, भोग से।
अल्टीमेटली तो कंज्यूम करना पड़ेगा, ये तो कंज्यूमरिज्म है। अल्टीमेटली प्रोड्यूस करना पड़ेगा, ये क्यों नहीं हो सकता यहाँ पे? अल्टीमेट क्यों नहीं हो सकता ये? हो सकता है, इट इज पॉसिबल, है ना? तो अल्टीमेट ये थोड़ी ना, कंज्यूमरिज्म का मतलब है कि अल्टीमेट ट्रथ तो कंज्यूम करना ही है। जैसे कई लोग मानते हैं कि अल्टीमेट ट्रथ तो क्या है, मरना ही है, मृत्यु ही अंतिम सत्य है। तो आप ऐसा मान सकते हो कि कंज्यूम करना ही अल्टीमेट ट्रथ। अरे मैं कह रहा हूँ प्रोड्यूस करना अल्टीमेट ट्रथ मानने में आपका क्या जाता है? नहीं, टारगेट क्या हुआ? प्रोड्यूस करना। अच्छा, प्रोड्यूस यू आर, बिकॉज यू आर मोर हैप्पी देन द कंज्यूमर। और प्रोड्यूस करके फिर बता रहे ना आगे, फिर आप खाने के चक्कर में वापस प्रोड्यूस करके वापस खाऊं मैं? बनेगा तो भारत ही बनेगा उसका। यहाँ पे इतनी सारी चीजें बनती है, बहुत सारी चीजें मैं खाया नहीं अभी तक, बट आई एम हैप्पी विथ बीइंग अ प्रोड्यूसर, नॉट बीइंग कंज्यूमर। आप समझ गए? तो कंज्यूमर का जो सुख है ना, अपना दिमाग से वही सुख जाता ही नहीं है। उससे ज्यादा बड़ा सुख उत्पादक होने का है, नहीं है? करके देखो तो पता चलेगा ना। आपका मन भी नहीं करेगा बैंगन क्या खाना है, अब बढ़िया लगा रहे थे भेड़ झाड़ पे यार, क्या लफड़ा है? मतलब ये प्रोडक्शन इज मोर प्रेजेंट देन कंजम्पशन। हाँ, अभी बात थोड़ी लाइट जली जरा, स्टेशन पे ही गाड़ी। ठीक, और इससे भी आगे का बड़ा सुख है, ठीक, खिलाने का। तो जब आप उत्पादक होते हो तो आपको खाने से ज्यादा खिलाने में मजा आता है। तो उत्पादक होने में जो सुख है उससे ज्यादा खिलाने का सुख है। सक्सेना साहब पूछेंगे आखिरी में खिलाओगे कब हमको खाने कब मिलेगा? है ना? कहीं भी चलते फिरते जो भी खा लें रुकी सुखी, कोई दिक्कत नहीं है। उसमें सुख छोटा सुख है, उससे बड़ा सुख उसके उत्पादक होने में है, उससे बड़ा सुख उसको खिलाने में है। और इससे भी बड़ा सुख जो है, जिसको हम निरंतर सुख की बात कर रहे हैं ना, कहां पर है निरंतर? उसके सदुपयोग में। अब इस प्रकार से सोचना शुरू करिए, जैसे ही कोई सामान हाथ में आए, मेरे को कैसे मिल जाए उसके बजाय कैसे इसका उत्पादन करते हैं, झाड़ू कैसे बनाते हैं, है ना, टॉवेल कैसे बनाते हैं, ये कैसे होता है, उसके उत्पादक होने की सोचें हम। किस लेवल तक? नहीं, खिलाना और वो कंपेरेटिव नहीं है, वो बराबर ही है वहां पे। एक्चुअली वो दोनों, खिलाना और सदुपयोग, वो एक सदुपयोग ही है वो। क्योंकि किसी भी, जैसे रोटी है, उसका अल्टीमेट सदुपयोग क्या है? कोई आदमी उसको खा ले तो बराबर ही है वहाँ, दोनों एक्चुअली ड्राइंग एक जैसी बनना चाहिए, वो बराबर है वहाँ भी निरंतर। और इसका खिलाने का सुख जो निरंतर है वो सदुपयोग से ही है। सदुपयोग खिलाने के बिना आदमी खाएगा नहीं तो करेगा क्या उसका, है ना? तो ये हॉल का अल्टीमेट सदुपयोग क्या है? हॉल के पॉइंट ऑफ व्यू से लोग इसमें आके बैठे हैं, लोग मनुष्य के उपयोग में आए, ये इसके एंगल से सदुपयोग है। और हमारे एंगल सदुपयोग क्या है? बैठ के क्या करेंगे हम? समझेंगे। तो रोटी का सदुपयोग फाइनली क्या है? वैसे देखेंगे तो कोई रोटी के एंगल से तो कोई खा ले उसको भाई, ठीक, आदमी खा ले, कुत्ता खा ले, गाय खा ले, कोई खा ले, ये उसका उस रोटी का सदुपयोग। हम उसका सदुपयोग किस प्रकार करेंगे? समझने समझाने के अर्थ में रोटी का उपयोग कर लेंगे हम। तो दर्शन पढ़ेंगे तो कभी भी दो जगह ऐसा लिखा हुआ है, कोई किसी भी सामान का उपयोग क्या है? सदुपयोग, है ना? मानव इसको उपयोग कर ले, यही सदुपयोग है। और फिर कहीं ये भी लिखा हुआ है कि सदुपयोग क्या है? शिक्षा और व्यवस्था में लग जाए, यही सदुपयोग है। हाँ, दोनों सच है भैया। ये प्रोड्यूसर तो फिर परिवार विधि से ही होगा ना, मतलब एक आदमी तो एक ही चीज प्रोड्यूस कर पाता है, काफी सारी चीज कंज्यूम करना ही पड़ता है इसको, तो ये परिवार मूलक तो ही कहा ना कंजम्पशन में सुख नहीं है। नहीं तो प्रोड्यूसर भी परिवार मूलक ही होना है। ठीक है, परिवार मूलक तो बताया कि प्रोड्यूसर होने में ज्यादा सुख है। चाहे एक आइटम बनाओ चाहे दो बनाओ, आइटम, नंबर ऑफ आइटम के आपके सुख का
मात्रा आपके प्रोड्यूसर होने में ज्यादा है, ये बता रहे हैं। हाउ आई एम गोइंग टू प्रोड्यूस, दैट इज एंटायर डिफरेंट विषय ना। तो उसमें कैसे क्या सेटअप रहेगा, कितना, वो तो एक अलग कहानी। एक आदमी सब सामान उगा लेगा थोड़ी, बट सब सामान के बारे में समझ क्यों नहीं सकता हो। तो कोई भी सामान देखे, जैसे ये जग रखा है, तो ये सोचने माना चाहिए कैसे बनता होगा ये, नहीं होना चाहिए। सामान देखो कुछ तो सोचोगे ना, तो कैसे सोचो, उसका उत्पादन कैसे होता है। सभी सामान का उत्पादन आप करोगे नहीं, लेकिन आप उत्पादन की प्रक्रिया के बारे में सोचो। तो आपको सोचने का तरीका दे रहे हैं, ऐसे सोचना चाहिए। सर, सुख शांति एक ही है, और एक हो चाहे दो हो, अनुभूति, वो आपको क्या फर्क पड़ता है, मिली तो एक भी नहीं। न सुख मिली, न शांति मिली, न अनुभूति ये मिली, तो एक ही बात। अलग अलग बात है। अच्छा, सुख अलग है, शांति अलग है, और अनुभूति अलग है। हो, वैचारिक शांति होती है, अच्छे विचार है तो शांति, और व्यवहारिक सुख होता है, अच्छा, और आध्यात्मिक रूप से और अनुभूति मतलब खुद को हाँ। महसूस हो, वो अनुभूति होती है। ऐसा। अब जब होती तो सब एक साथ ही होती है, नहीं तो एक भी नहीं होती। हाँ जी, कहाँ पहुंची गाड़ी, जल्दी जल्दी बताओ। असंग्रह पहुंची। अब क्या करेंगे, तो ये सदुपयोग में चले गए, तो जो खिलाने के बाद जो बच गया उसका सदुपयोग कर दिया। बराबर है। अब इस प्रकार से, ये जो इस प्रकार से हम सोचते हैं, अभी ये ऐसा सोचते हैं, ये जीव चेतना का मामला हो गया। जब कभी भी ऐसा सोचने लगते हैं हम, इसी को कह रहे हैं मानव चेतना। अब ये क्या हो गया, अब इसमें क्या कर रहे हैं हम, सदुपयोग जुड़ने के बाद संग्रह नहीं कर रहे हैं। इसमें क्या हो रहा है, कंज्यूम किया, उसके बाद बचा कुचा उसको क्या कर देते हैं हम, सदुपयोग नहीं कर पाते हैं, तो संग्रह में चला जाता है। कंजम्पशन के बाद जो बचा उसको हम क्या करते हैं, सदुपयोग का अभाव है तो संग्रह में कर देते हैं। मतलब हमको अकल नहीं है कि सदुपयोग कैसे करें उसका, तो हम उसको संग्रह कर लेते हैं। हम सोचते हैं कि हमको जब अकल आएगी जब उपयोग कर लेंगे इसको। तो जब समझदारी का अभाव है तो क्या करते हैं, संग्रह करते हैं। समझदारी के अभाव में ही संग्रह होता है। फिर हम सोचते हैं कि अभी तो पार्क करो यार, अभी तो डालो कहीं नहीं कहीं, है ना, देखेंगे जब अकल आएगी, जब कोई अच्छा बेहतर उपयोग कर लेंगे, समय आएगा, अकल आएगी। समय आएगा बोलते हैं, समय आने का मतलब इतना होता है अकल आना ही है। जब अकल आएगी तब इसको सदुपयोग कर लेंगे, है ना। हम किसी भी पैसे का, सुविधा का समझदारी के बिना सदुपयोग कर ही नहीं सकते हैं। दुरुपयोग जरूर कर सकते हैं। सही है। बैंक में डाल रखे हैं कुछ, सदुपयोग है दुरुपयोग है, दुरुपयोग है। एफडी करके रखी, ज्वेलरी बना के रखी, एक मकान जिसमें रहते थे उपयोग कर रहे थे, दूसरा मकान, सदुपयोग थोड़ी हो रहा है उसका। जिसका भी सदुपयोग नहीं होगा उसको हम क्या करेंगे, संग्रह करते जाएंगे। क्यों? क्योंकि वो संग्रह क्या है, हमारी नासमझी का प्रतीक है। संग्रह को एक भाषा में बोले तो क्या होता है, वो संग्रह क्या है, नासमझी का प्रतीक। ये हमारी अयोग्यता है, ये योग्यता, ये हमारी पीड़ा है कि सुख, ये पीड़ा का धन है। इसको देखकर फिर से पीड़ा होती है, फिर ये पीड़ा का धन हम अपने औलाद को दे देते हैं। तो अब क्या हो गया, वो पीड़ित ही रहेगा। इतने दिए तुमने, दिन भर स्टेशन बैठ रहे, इतनी ट्रेन टिकट इतने कटाए, पैसे कहाँ गए वो इतने से। तो कितना भी दो, उसको बोलता है इतने से तुम्हारे, कुछ थोड़ा कर लेते पापा, नहीं कर लेते।
ऐसे होता है। तो ना समझी का ही अब हैंड ओवर कर दिया आपने, तो उसको भी ना समझ रहना जरूरी है। मैंने जब घर में आके बताया मैंने इस्तीफा दे दिया, तो सबसे ज्यादा नाराज कौन हो पता है? हमारे घर में अभ्युदय, आपको हमारे बारे में तो सोचना था। मैंने कहा इधर आ भाई, इधर आ, है ना। कितना साल का उम्र का होगा जब, हैं 10 साल का या उससे भी कम होगा। हमारे भविष्य का तो सोचना चाहिए था। वो बोल रहा है तेरे भविष्य का मैं क्या सोचू, तू सोच भाई, है ना। तो ये समझ में आता है, तो वो कहने के बन ही जाता है। अब क्या है, अब समझदार होने की आवश्यकता है भैया। हो तो हो, नहीं हो तो नहीं हो, नहीं हो तो तुम्हारा काम नहीं चलेगा, पक्का है। क्योंकि अब भाई मॉडल ही ऐसे नहीं है, अपन तो सब खत्म करेंगे, कोई संग्रह रखना ही नहीं है। जो कुछ भी है उसको भी सदुपयोग करके खत्म ही कर देने का। हाँ, और बेहतर हम कैसे सदुपयोग करें उसका, वो सोच सकते हैं। बेवकूफी करके क्यों करेंगे। तो सदुपयोग के लिए लगा रखे अपन ने, धीरे धीरे सब लगा दो। तो अब अगली पीढ़ी के लिए क्या हो गया, अब उसको समझदार होना ही जरूरी है ना। नौकरी मिलेगी नहीं क्योंकि डिग्री नहीं है, व्यापार कर नहीं सकते क्योंकि पैसे नहीं है। अब क्या बचा है? फाड़ो तगारी उठेगा नहीं, क्योंकि मन में अगर समझदारी नहीं आएगी तो तगारा फाड़ो उठने वाला नहीं है ये बात। ये उदय को मैंने बुलाया इसलिए, मैंने कहा बहुत बढ़िया, इसने कोई अच्छी डिग्री ली नहीं है, इसके बाप पिताजी ने पैसे इकट्ठा करके रखे नहीं है, तो इसको समझदार होने की ज्यादा संभावना है, क्योंकि आवश्यकता भी है। अभी क्या हो गया, नौकरी और व्यापार विधि से अपने को समझदार होने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती है। समझदार होने की क्या आवश्यकता है, आप समझदार हो ही जाते हो। नौकरी कर लेने भर से आप समझदार हो जाते हो, और नौकरी नहीं मिले तो अपने आप ही आप ना समझ जाते हो। तो कैसे हो जाता है ये? तो केवल पैसे से समझदारी, ऐसा है कि नहीं? ऐसे मानने लगते हैं अपन, और अपन क्या पूरे घर वाले मानने लगते हैं, और आपकी ना लगे तो देखो फिर कैसे मानते लोग, फिर पूरे रिश्तेदार मान लेते हैं कि क्या है तुमने पढ़ाई करके क्या किया, तो ना समझ मानने लगते हैं ना। ठीक है कि नहीं बात? तो ये बात हमको समझ में आना चाहिए। जिनके पास संग्रह का धन नहीं है उनके लिए समझदार होना वैसे भी आवश्यक है, और वैसे सभी को आवश्यक है। तो डबल हो गया, जिनके पास है ना नहीं है उनके लिए ज्यादा अनुकूल है वो। जिनके पास संग्रह हो गया है उनके लिए बहुत कठिन है। जब तक वो संग्रह को खत्म नहीं कर देते ना, तब तक वो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उनके विश्वास का आधार क्या होगा, संग्रह। चल सकता है मेरी जिंदगी, विश्वास क्या होता है, मैं जी सकता हूँ, या आसमान के नीचे धरती के ऊपर मैं जिंदा रह सकता हूँ। भैया मैं अपने परिवार के साथ बिना किसी की गुलामी करके, बिना किसी को टोपी पहनाए, है ना, अपनी समझदारी के साथ मैं अपने परिवार को सम्मानजनक विधि से पाल पोस सकता हूँ, सब जिम्मेदार बना सकता हूँ। यही तो विश्वास होता होगा, और विश्वास और क्या होता होगा। तो ऐसा विश्वास अर्जन तो नौकरी में होता ही नहीं है, व्यापार में जरूरत ही नहीं है किसी में। सारा विश्वास कहाँ से है, कितना अपने पास रखा, कितना हर महीने आ रहे, क्यों भाई। उसके बाद बड़ा मन लग के हम अध्ययन करेंगे। क्या अध्ययन करेंगे, वो कभी नहीं कर सकते, कर ही नहीं सकते हैं, और वो भी नहीं कर सकते हैं कभी अध्ययन जिनके पास पैसा नहीं है और वो पैसे की पीड़ा से ग्रसित हो। तो संग्रह की पीड़ा और अभाव की पीड़ा, दोनों पीड़ाओं से जो ग्रसित हैं, वो दोनों आदमी को अपनी पहले पीड़ा मुक्ति करना पड़ेगी। जब तक पीड़ा मुक्ति नहीं होगी वो अध्ययन करेगा नहीं, कर ही नहीं सकता वो, पक्का मान लो जी। हमारे मन में एकदम कंसेप्चुअल एकदम क्लियरिटी है, संभव ही नहीं है। मतलब जिसके पास पैसा नहीं है और वो पीड़ित है, उससे मेरे पास पैसा नहीं है, हाय पैसा, जो पैसा वाला दिख जाए उसके प्रति ऐसा ऐसा कब पैर कपने लगे। जिनके पास पैसे नहीं रहते हैं वो कई बार, जिनके पास पैसे रहते हैं उनसे ज्यादा लालची रहते हैं पैसे को लेके,
पता है ना आपको? ऐसा कोई बहुत सीधा सीधा नियम नहीं है, लेकिन जनरली ऐसा देखा जाता है ना? वो ज्यादा पैसे के प्रति आसक्ति रहती है उनकी, रहेगी भी सही। जिसके पास है उसके पास होने भर से आसक्ति कम है, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी नहीं कि उसमें आसक्ति नहीं है। यही दिखती नहीं है उसकी आसक्ति, जब वो चले जाए तब पता चले उसकी आसक्ति क्या है। अभी रखा हुआ है घर में तो कोई आसक्ति नहीं, वो कोई ध्यान ही नहीं है। जिनके पास नहीं है वो ज्यादा आसक्त नहीं है ऐसा, इसको अच्छे से समझ सकते हैं। तो गरीब लोग जो है वो ज्यादा पैसे के दीवाने हैं। गरीबों का देवता पैसा होता है। गाली जरूर दे रहे हैं अमीर को अपन के, अमीर लोगों का पैसा देवता है ना, होता है, देवता उनका पैसा होता है, लेकिन गरीबों का ज्यादा होता है। उनके बस पैसा 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 दिखता है उनको। अभाव है ना, अभाव से पीड़ित हो गए। अभावग्रस्त होना और अभाव से पीड़ित होना दो अलग अलग चीजें है ना। उसमें थोड़ी दोनों में अलग है। किसी को अभाव हो गया लेकिन उस अभाव से पीड़ित हो जाए वो, भाई कोई चीज का मेरे को प्यास लग रही, पानी नहीं है, उसका अभाव है, पानी है ही नहीं इसमें, ये है। चलो है तो पी लेता हूँ, नहीं हो तो भी चलो नहीं है कोई बात नहीं। हाँ सर, जैसे अपन पहले कितने जमा करके आए ये तो बताओ। हाँ, संग्रह करना जरूरी नहीं है। कहाँ जरूरी है? हाँ, तो जैसे करते क्यों ये बताओ। 1 मिनट सर, अपन ने 500 रुपये कमाए और पूरे अपन ने खर्च कर दिए। कल के दिन में बच्चों को पढ़ाना है, लिखाना है और कुछ कार्य करना है, तो इसके लिए संग्रह करना जरूरी नहीं है। अपनी जिम्मेदारी और जवाबदारी भी तो निभाना है बाद में। संग्रह करना जरूरी नहीं है। सोचो सोचो, आप भी सोचो, मैं भी सोच रहा हूं। सोचिए जी। जैसे मैंने क्या कहा, हमको जब सदुपयोग करना नहीं आता है तो संग्रह करना पड़ता है। आज आपकी जिम्मेदारी, आज आपके बच्चे हैं या नहीं है, तो आज उनको समझदार बनाओ। वो समझदार कैसे बन सकते हैं, उसकी व्यवस्था करो, उसमें पैसे लगाओ। वो सब हम करते नहीं है। कल को पता नहीं क्या होगा, है ना, उसके लिए हम रखे रहते हैं। तो आज हम सदुपयोग नहीं कर पाते हैं, इसलिए संग्रह कर देते हैं। आपने कहा कि आज हमारी जिम्मेदारी, कल को कोई जिम्मेदारी आएगी उसको निभाएंगे कैसे। तो आज अगर हम जिम्मेदार हैं तो आज निभ सकते हैं, तो कल भी जिम्मेदार रहेंगे तो कल भी निभ सकते हैं। उसके लिए संग्रह करने की क्या जरूरत है। आगे कैसे काम चलेगा फिर? जैसा आज चलेगा। आज यदि मैं उत्पादक हूं तो आज मेरा काम चलता है और मैं आज भविष्य के लिए सदुपयोग करता हूं। जो भविष्य के जो मुद्दा है उसके लिए सदुपयोग। सदुपयोग क्या चीज होता है? एफडी करना दुरुपयोग, बैंक में डालना दुरुपयोग, गहना घाटा खरीदना दुरुपयोग, जमीन प्रॉपर्टी बनाना दुरुपयोग। ठीक है, ये सब दुरुपयोग है। सदुपयोग क्या है? सदुपयोग क्या है? उस पैसे से कैसे लोग समझदार हों, इस पे लगाएं उसको हम। तो जब आप अपने बच्चों को और दूसरे बच्चों को समझदारी के लिए अभी से लगा देते हो तो वो समझदार हो जाते हैं। समझदार होने के बाद वो भी बढ़िया से काम कर सकते हैं। अभी हमारे अंदर क्या बैठा है? बच्चे तो ना समझ ही रहेंगे, आलसी है, निकम्मे है, धोखेबाज है, दुनिया धोखेबाज है, सुधरेगी कभी नहीं। तो ऐसी विषम परिस्थितियां खड़ी हो जाती है हमारे सामने। तो इसके लिए हम संग्रह करते हैं। सर, आज की स्थिति में अपनी पूर्ति होती रहे और तो सब कुछ है अपनी। नहीं, आज की स्थिति में अपनी पूर्ति होती रहे और बच्चे समझदार होते रहे। आवश्यकताओं के अनुसार पूर्ति हो गई, आवश्यकता के अनुसार। बच्चों को समझदार बनना जरूरी है कि नहीं है? तो बच्चे कैसे समझदार होते रहें वो भी आज की स्थिति में जरूरत है उसकी। उसको कह रहे हैं सदुपयोग।
बात समझ में आई कि नहीं? बताओ वापस दो माइक, कैसे समझ में आएगी? बताओ क्या समझ में आ गई? व्यवस्था अनुसार अपना काम चलता रहे, हाँ। बच्चों की पढ़ाई लिखाई पे खर्च करो, उन्हें कौन सी बड़ा- पढ़ाई लिखाई? ये मतलब शिक्षा संबंधी अच्छे बनाओ उन्हें, आचार विचार गुण के माध्यम। कहाँ बनाओगे? कौन से स्कूल में भेजोगे? यही स्कूल है जहाँ सुख शांति मिले, वही स्कूल है। तो भेजो, कहाँ भेज रहे हो आप? आपके बच्चे वहीं सुख शांति स्कूल में पढ़ रहे हैं? वहां से तो अशांति मिलेगी, वहां से तो लालची बनेंगे, वहां से तो भोगी बनेंगे, फिर पैसे कम पड़ेंगे उनको। जिस स्कूल में आप भेज रहे हो नाती पुत्र को, भेज रहे हो कि नहीं भेज रहे हो? नाती बेटा नहीं है, हैं? छोटे छोटे। क्या कह रहे हैं? अभी नाती नहीं, अब तो आपके बच्चे छोटे हैं? नाती तो छोटा है, बच्चा। ठीक, बात समझ में आई? नहीं आई कुछ? क्या आई? क्या कह रहे हैं? नहीं करना चाहिए। चलो फोन कर दो घर में, जो जो भी संग्रह कर रखा है वो खत्म करें आज। जी सॉरी, माइक ले लो, माइक। खेती में निवेश। हेलो, कि आपने कहा कि खेती भी नहीं लेना चाहिए, तो कृषि कार्य तो इसमें शामिल है उत्पादन में? मैंने कब कहा खेती नहीं लेना चाहिए? लो नहीं, मेरे कहने से करते हो आप काम? नहीं, अब कुछ तो चल ही रहे हैं ना उस पर करने पे। कर रहे हो? हाँ हाँ। अच्छा, देखो उद्देश्य क्या था? परंपरा जागृत होना चाहिए। सदुपयोग कहाँ जाएगा? और परंपरा की जागृति के लिए क्या होगा? मानवीय शिक्षा और मानवीय व्यवस्था। तो ये सदुपयोग है, समझ गए? ठीक है। तो मानवीय शिक्षा है, मानवीय व्यवस्था। खेत वेत में मर गए लोग सब, कहाँ कहाँ पड़े आप? ठीक है। खेती करके लोग मर नहीं गए? हाँ, मर गए ना। फिर हाँ, वो 100 बीघा जमीन में तब भी ये और जीवन विद्या वाले और खेत खरीदने लगे, और खेत, हाई खेत, हाई खेत, वो भी मरने लगे। तो वो भी गड़बड़ हो जाएगा। बिल्कुल गड़बड़ हो जाएगा, है ना? तो ये समझ लो सदुपयोग क्या है? मानवीय शिक्षा और मानवीय व्यवस्था सदुपयोग है। ठीक है ना? ठीक है, समझ में आ गया। क्वेश्चन आ रहा है कि जिनमें शारीरिक क्षमता है और पैसे का अभाव भी है, वो अध्ययन के लिए तैयार हो सकते हैं क्या? ऐसे लोगों में डर होगा? ऐसे लोगों में डर होता होगा? शोभित भैया का क्वेश्चन है, दिख रहा है हमें स्क्रीन पे। जिनमें शारीरिक क्षमता है और पैसे का अभाव भी है। ठीक है, देखिए शारीरिक क्षमता मानसिक क्षमता पर निर्भर करती है। यदि मानसिक क्षमता विकसित नहीं हुई है तो हमारा शरीर केवल, है ना, एक नॉन प्रोडक्टिव मशीन है, एंड विच इज प्रोड्यूसिंग ओनली वन थिंग, इट इज शीट प्रोड्यूसिंग डिवाइस। व्हाट? शीट प्रोड्यूसिंग डिवाइस, टट्टी बनाने की मशीन। शोभित भाई, मानव का शरीर क्या है? जब तक विचार में समाधान नहीं हो जाता, है ना, तब तक वो सिर्फ खा पी के टट्टी बनाने की मशीन है। तो शारीरिक क्षमता कहाँ प्रकट हो जाती है? टट्टी बनाने में प्रकट होती है। कुछ भी खिला दो उसका बना देते हैं, है ना, डिवाइस जोरदार। अब मानसिक क्षमता उदय हो जाए, हैं? मानसिक क्षमता क्या है? आपको समझ में आ जाए कि जीने का उद्देश्य क्या है। ऐसे जीने के उद्देश्य को समझने के बाद अब शारीरिक क्षमताओं का सदुपयोग हो पाएगा। पढ़ने में मुझसे मिस्टेक हो गई, वो ऐसे लिखा था तो वो कष्ट लिखा है, शारीरिक कष्ट। अच्छा अच्छा अच्छा, फिर से पढ़ो, क्या है? हाँ, जिनमें शारीरिक कष्ट है। शोभित भाई तो फोन पे हाँ। बिजी हैं अभी, फोन निपटा लो फिर बात करेंगे।
वो ऐसे लिखा था, मुझे लगा मिस्टेक होगी लिखने में, तो क्षमता मैंने पढ़ा उसको। ठीक है, फिर से पढ़ लेते। जिनमें शारीरिक कष्ट है और पैसे का अभाव है, वो अध्ययन के लिए तैयार हो सकते हैं क्या? और क्या ऐसे लोगों में डर होता होगा? ये क्वेश्चन। शारीरिक कष्ट, फिर से उत्तर तो वही है ना। शारीरिक कष्ट भी जो है मानसिकता में ही कष्ट है। ठीक, एक आदमी का एक टांग ही नहीं है, उसके बाद भी वो माउंट एवरेस्ट चढ़ जाता है, तो आपको तो दोनों टांग होने के बाद बहुत कष्ट है ना। तो शारीरिक कष्ट क्या चीज होती है? सब मानसिकता में ही है, नहीं है ऐसा? अभी हमारा एक वो था कोई टेड टॉक पिछले साल, तो उसमें एक आदमी, मेरे सबसे पहले उसका टॉक था, वो तो दोनों टांग नहीं थी उसकी, दोनों नहीं थी, हाँ दोनों नहीं थी। वो पता नहीं कहाँ कहाँ चढ़ गया, वो कौन कौन से पहाड़, नीचे स्टील की रॉड लगी थी इतनी बड़ी, ऐसे वो यूं ऐसे मुड़ी हुई। ठीक, तो शारीरिक कष्ट सर मानसिक कष्ट के कारण ही है। यदि मानसिकता में समाधान आ जाए, उत्साह आ जाए, उमंग आ जाए, कोई लक्ष्य दिख जाए, तो शरीर में कोई कष्ट वष्ट रहते ही नहीं है। और नहीं तो घर बैठे बैठे इतना भयानक कष्ट के पूछो मत आप। सुविधा का भी कष्ट, शरीर का भी कष्ट, दोनों जुड़े हुए हैं। जैसे मैं छोटा था तो हम नई नई साइकिल चलाना सीख गए, 6ठी 7वीं में। तो कोई भी मेहमान आता था साइकिल लेके भाग जाते थे ना। उस जमाने के लोग दे भी देते थे ना, अब तो दे भी ना कोई। तो फिर हमारी खुद की साइकिल आ गई। एक क्लास में बोला 9th में, तो 8th में तुम्हारे इतने नंबर आएंगे तो क्लास साइकिल मिल जाएगा। ठीक, साइकिल मिल गई। तो उसके बाद क्या था, हम घर में बात सुनते रहते थे, कुछ भी बात होगी, ये सामान लाना वो सामान लाना, आगे जाके पूछते थे कुछ लाना है, अरे वो बहुत दूर राजवाड़ा जाना है, तो क्या हो गया लाओ। तो कहाँ हम रहते थे, अभी हमको कोई बोले कार से जाने की है ना, राजवाड़ा क्या, महू नाका क्या है ना, अरे महू चले जाए साइकिल से, इधर महू इधर सांवेर है ना। कोई काम उन्हें पूछते रहते थे, कुछ सुन कान में पड़ जाए आवाज की ये सामान लाना है, मैं लेकर तो लो है ना। तो क्या कष्ट है उसमें। और अगर अपने को आज अगर मन न हो, अब बड़ी सी कार खड़ी कौन जाएगा यार, है ना। साइकिल वाला लगता है कार वाला बड़ा आराम में है, कार वाले को लगता है साइकिल वाला आराम में। ऐसा कुछ भी नहीं है, सब आराम इधर विचारी के है ना। तो फटाफट चले जाते थे। तो ये समझ में आता है कि शोभित भाई का फिर से फोन आ गया है। तो शोभित भाई है ना, पैसे का अभाव, समझदारी का अभाव है, शारीरिक कष्ट और उसका निवारण न कर पाना, ये भी समझदारी का अभाव है। ठीक, और इन सब से ऊपर समझदारी है। अगर समझदारी संपन्न हो जाएंगे तो पैसे का अभाव खत्म, क्योंकि जो चाहिए उसको उगा लेंगे अपन, उत्पादन कर लेंगे, और शारीरिक कष्ट का निवारण हो जाएगा। नहीं होगा तो भी जैसा है उसमें भी काम चलाया जा सकता है, कोई बड़ी बात नहीं। ऐसा कौन आदमी जिसको शारीरिक कष्ट नहीं दुनिया में? ऐसी कौन सी कार है जिसमें कोई काम नहीं है? कोई कार होती है ऐसी है? होती कोई साइकिल मोटरसाइकिल ऐसी होती है जिसमें, ये हॉल में कभी ऐसा होता है इसमें काम नहीं है? कभी भी आप कभी भी गिनती निकालो, कुछ ना कुछ काम निकाल लोगे आप, है ना। तो ऐसा होता ही नहीं है कि साधन सुविधाओं में कोई काम ना हो, कोई कष्ट ना हो, वो रहते ही। लेकिन जब कभी भी जीने का उद्देश्य रहता है वो हमेशा ऊपर रहता है, तो फिर कोई शरीर नीचे रहता है, फिर इसको अपन काम चलाते हैं। ठीक, और कितने पैसे आ जाने के बाद पैसे का अभाव खत्म हो जाता है? ऐसा होता है? कितने पैसे आने के बाद पैसे का अभाव खत्म हो जाता है? कोई संख्या है? कितने पैसे आ जाने के बाद शारीरिक कष्ट खत्म हो जाता है? तो पैसे तो इसका कोई उपाय नहीं है। दोनों का, पैसे का अभाव का उत्तर भी पैसा होना नहीं है, पैसे के अभाव का उत्तर पैसा नहीं है।
पॉइंट टू बी नोटेड मिलॉर्ड। कितने पैसे के बाद तुमको पैसे का अभाव खत्म होता है? हाँ, वही कब वो लिमिट है उसका उत्तर क्या? सदुपयोग समझ में आ जाने के बाद ही होता है। सदुपयोग समझ में आ जाए, सदुपयोग हम कर पाए, पैसे का अभाव खत्म। सदुपयोग नहीं जानते हैं तो पैसे का अभाव रहता ही है। अंबानी को कम पड़ रहा है, अंबानी को कम पड़ रहा है, तो आप कौन सी खेत की मूली हो? क्योंकि पैसे का अभाव का उत्तर पैसा नहीं है, समझदारी है। समझदारी से मतलब सदुपयोग ही है। फाइनली हम लोग सदुपयोग कर ले में तो हमको पैसे का अभाव खत्म। जब तक हम सदुपयोग नहीं कर पाएंगे तब तक पैसे का अभाव रहेगा। सदुपयोग क्या है? शिक्षा और व्यवस्था में लगाना। तो शिक्षा और व्यवस्था अगर हम खड़ी कर लेते हैं तो फिर पैसे का अभाव से मुक्ति होगी। जब तक हम शिक्षा व्यवस्था खड़ी नहीं कर पाएंगे तब तक पैसे का अभाव रहेगा हमको। बात समझ गए? तो शारीरिक कष्ट का उत्तर भी पैसा नहीं है और पैसे के अभाव का उत्तर भी पैसा नहीं है। शोभित भाई ठीक है ये बात? सुन पा रहे हैं? तकनीकी खराबी कारण वो सुन नहीं पा रहे हैं। पैसे का अभाव है ही। माइक लो। जब तक शिक्षा व्यवस्था खड़ी ना हो जाए तब तक पैसे का अभाव है ही कह रहे हैं। तो यहाँ हम जब तक एक शिक्षा और व्यवस्था का मॉडल खड़ा न कर लें तब तक हम भी पैसे के अभाव में हैं क्या? क्यों नहीं है? नियम तो एक जैसा है, सबके लिए एक जैसा है। जब तक शिक्षा, अभी शिक्षा नहीं है, व्यवस्था नहीं है, आपके बच्चे कैसे जिएंगे कल को? आप इग्नोर करो अलग बात है ना। तो उनको प्रॉपर एजुकेशन मिल जाए, प्रॉपर उनका एक अरेंजमेंट, जीने का स्वरूप उदय हो जाए कि हाँ ऐसे व्यवस्था हो सकती है, तब तक हम इग्नोर करके चल सकते हैं। अभाव हो सकता है लेकिन हम ध्यान ना दे रहे हो तो शिक्षा ही उसका उत्तर है, व्यवस्था उसका उत्तर है। अगर शिक्षा व्यवस्था स्पष्ट हो जाए हमको तो पैसे का भाव खत्म। भैया आज भी हम लोग यहाँ काम कर रहे हैं तो उसमें ये कैसे एजुकेशन हम एग्जीक्यूट कर पाए? अच्छा, उसमें पैसे बहुत कम चाहिए, अकल ज़्यादा चाहिए, है ना। जब वो हो जाए कि हाँ ये बिल्कुल चाक चौबंद हो गया अपने एजुकेशन, तो बच्चे इसको पढ़ के समाधान समृद्धि संपन्न हो सकते हैं, तो आपको पैसे का भाव खत्म हो गया। तो मैं जैसे अपने लिए देखूं कि पैसे के अभाव को लेके कि अभी शिक्षा व्यवस्था जैसे हम खड़ी नहीं कर पाए हैं तो मुझे भी फिर ये पैसे के अभाव की फीलिंग आएगी, और अगर ये फीलिंग आएगी तो फिर तो शिक्षा व्यवस्था खड़ी करो। हाँ, तो शिक्षा व्यवस्था के लिए फिर पैसे की ज़रूरत है ही। जितनी होगी उतना उत्पादन करो, सदुपयोग करना पड़ेगा। सदुपयोग करने के लिए सदुपयोग लायक होना भी चाहिए ना। अभी तो हम खिलाने में लगे हैं, एमसीबी में क्या कर पा रहे, प्रोड्यूस कर रहे हैं और खिला रहे हैं, और कुछ कुछ सदुपयोग करने लगे हैं, तभी तो ये इतना कार्यक्रम आगे बढ़ गया। लेकिन अभी पूर्ण रूप से जैसे एक विद्यालय चाहिए वैसा तो नहीं हुआ अपने पास, तो उसके लिए और अधिक उत्पादन करें, बजाय अभाव में जाने के। हम क्या करेंगे? अभाव मतलब कम तो पड़ ही रहा है, पीड़ित नहीं है उससे। कोई पीड़ित भी हो सकता है, कोई दिन की पीड़ित हो गया, बहुत पैसे का संकट हो गया, है ना। तो अभाव है, कम पड़ रहा है क्योंकि अभी सिस्टम पैसे का है। ठीक है, एक तो उत्पादन पूर्वक कुछ ज़्यादा उत्पादन करके हम शिक्षा व्यवस्था विद्यालय के लिए लगा रहे हैं, व्यवस्था के मॉडल पे लगा रहे हैं। ठीक है, एक मार्ग तो ये दिखता है। दूसरा ये दिखता है कि यदि जो काम मैं जैसे पहले कर रहा हूँ उस काम से भी अपन पैसा ज़्यादा ला सकते हैं यहाँ उत्पादन की तुलना में, तो एक राह वो दिखता है। तो ये दोनों राह में मैं किसे चुनूँ? फिर एजुकेशन कौन करेगा? फिर एजुकेशन के लिए भी और उत्पादन कौन करेगा? तो ये भी समझना पड़ेगा। फिर आप ज़्यादा का आपका परिभाषा क्या है? यदि एक महीने में 2-4-5 लाख रुपए ला सकते तो जरूर जाओ, 1 साल बाद आना इधर, ले आओ थोड़े। कौन मना कर रहा है? है ना। तो मैंने तो यहाँ बोले किसी की तनख्वाह अगर 1-2 लाख से ऊपर है हर महीने की
तो भैया तुम उधर ही रहना, अभी इधर तुम्हारे घर वाले ले ले, वही पर्याप्त कुछ दिन। हाँ, अब 10, 20, 25 हजार 40 हजार के लिए आदमी, हमारा अच्छा वाला आदमी चला जाए, क्या मतलब है उसका? हाँ, इतना ही के लिए जाना होगा। तो कोई मतलब नहीं है उसका, नहीं है ऐसा। थोड़ा विवेकपूर्ण करेंगे कि नहीं करेंगे? अगर ऐसे करेंगे तो फिर यहाँ कौन काम करेगा? काम को कैसे आगे बढ़ाएंगे? किताबें कैसे लिखी जाएंगी? बच्चों को पढ़ाया कैसे जाएगा? उत्पादन कैसे कराया सिखाया जाएगा? सही है। ठीक है। अब कितनी धन होने से आप शिक्षा और व्यवस्था कर सकते हो? अब इसका कोई डेफिनेट थोड़ी ना है। आप अपने कल्पनाशीलता से एक प्रोग्राम बना लेते हो। हमने एक बना कर रखा है। तो मैंने पहले भी कहा कि भाई, गोष्ठी में भी कहा था कि भाई हमने ऐसा कर रखा है। आप बोलोगे ऐसे क्यों कर रखा है, और छोटा कर लेते या और बड़ा कर लेते, तो वो दोनों का तो कोई उत्तर नहीं हमारे पास। हमने ऐसे कर रखा है, उसमें एक कोई चाहिए रहता है। हो जाएगा वो भी, कौन सी बड़ी बात है। ठीक है, 1.5 घंटा हो गया। तो असंग्रह समझ में आया। अब उत्पादन और सदुपयोग पूर्वक सोचा जाए। 3 बातें, 3 विधि से हम चलें, पहला, दूसरा और तीसरा। इस प्रकार चलने से अगर ये सोचने का तरीका हो गया हमारा, ये असंग्रह की प्रवृत्ति है। जैसे जितना हमारे पास प्रोडक्शन क्षमता है, अभी हम क्या उतना पूरा उपयोग कर रहे हैं, और बढ़ा देंगे तो क्या हो जाएगा, है ना। तो मान लो मेरे पास रखे भी होंगे, तो मैं काय को लगाऊं उसमें अभी प्रोड्यूसर, और हमको और अभी अधिक जितना हम लोग प्रोडक्शन में लगाए हैं, अपना धन लगाए, अपना मन लगाए, उसको मैं और जितना हमको अच्छे से प्रोड्यूसर होना चाहिए वो हो जाए पहले, तो फिर इसको और बढ़ाएंगे। सदुपयोग शिक्षा, तो जितना हम अभी कर पा रहे हैं, जितना हम कर सकते हैं, पहले वहां तक तो आए। अभी हम ये बिल्डिंग भी बना लेंगे तो क्या एकदम हो जाएगा हमारा? तो अपनी योग्यता बढ़ाओ। तो हर जगह पर अपनी योग्यता बढ़ानी। तो प्रोड्यूसर होने में योग्यता बढ़ानी, ठीक। खिलाने में योग्यता बढ़ाओ। खाने में तो बढ़ी हुई है अपनी, खाने में तो अच्छी बढ़ी हुई है ना, खिलाने में बढ़ाओ। अभी दूध नहीं पिला रहे कई दिन से, तो कोई दिक्कत है? माल न्यूट्रिशन हो रहा है? सुधर रहा है? अब सबको दूध की जरूरत है भी कि नहीं है, अभी पता चल रहा है ना। अभी जैसे कोरोना काल में हार्ट के ऑपरेशन बंद हो गए थे, है ना, तो उससे पता चलता था कि हार्ट में सर्जरी सबको जरूरत थी भी कि नहीं थी। अभी वो डाउट में आ गई। कोई रिसर्च नहीं कर रहा उसमें। अलग बात, जांच होना चाहिए कि 1.5 साल तक तुमने सब है ना हृदय रोग के अस्पताल बंद करके रखे, तो तुम्हारे हर महीने कितने बाईपास होते थे। अभी 1.5 साल में इतने हो जाने चाहिए थे, नहीं हुए तो वो पेशेंट मर गए कि क्या हो गया उनका? हैं, मारे गए? हार्ट वाले मारे गए? अरे कुछ नहीं हो गया, सब घर में ठीक हो गए वो। हाँ ना, कोरोना से मर गए वो अलग बात। तो 100 में से किसी एक को चाहिए होगा। तो इसी प्रकार से दूध का भी है। दूध अब ठीक है, सब चल ही रहा है, चाय पी रहे हैं लोग, सब हो ही रहा है। अब ऐसी यथास्थिति बनाए रखो, क्या दिक्कत? क्यों भाई सफीना? तो ये हमको समझ में आना चाहिए। तो प्रोड्यूसर की योग्यता बढ़ाएं, खिला सकने की योग्यता बढ़ाएं, और सदुपयोग की योग्यता बढ़ाएं। अब पहले किसको ज्यादा बढ़ाएं? पहले खिलाने के बढ़ाएं। इस पर काफी बहस होती रहती थी एमसीक्यू के पहले, आजकल तो नहीं हो रही। पहले के परिवारों में ये बहुत था कि पहले खिलाओ यार, तो बातें करते खिलाने की और खिलाते ही नहीं हो। पहले दूध बेचो मत, पहले जो है हमको खिलाओ बोले। ऐसे 1-2 परिवार का बड़ा आग्रह था। पैसे जी तो हमसे ले लेना, हम देंगे पैसे। मैं बोला रख ले अपने पास पैसे, तेरे कितने बजाएगा, तेरे को नहीं मिलेगा बेटा। मैंने ये कोई बातचीत? तो प्रोड्यूसर होने की योग्यता बढ़ाएं, ये मेन की पॉइंट है।
अगर ये नहीं बढ़ा पाएंगे तो ना तो ये कर पाएंगे ना ये कर पाएंगे, है ना। तो हम अपना प्रोडक्शन ठीक से सेट करें, बनाएं, इतना कर लें कि यहां तक पहुंच जाए, इसको कर पाए हम। ऐसी मानसिकता हो जाए, ऐसा हमारा सोचने का तरीका हो जाए, ये असंग्रह की प्रवृत्ति, ये हमारा लिमिट है। हमको इससे ज्यादा काय को कमाने का है ना। फिर और कैसे बेहतर करना होगा देखेंगे जितना हो सकता है। तो इस योग्यता को बढ़ाना ही कुल मिला काम सिंपल है, एक साधे सब सदे, है ना। तो उत्पादक होने की मानसिकता को बढ़ाएं, भोगी होने की मानसिकता ना बढ़ाएं, खिलाने की प्रवृत्ति बढ़ाएं लेकिन भोगी होने को ना बढ़ाएं। दोनों अलग अलग चीजें हैं। बरोबर है। ये हो गया असंग्रह पूर्वक जीना, ऐसे सोचा जाए, सोचने के तरीके को ऐसे सेट किया जाए। इसी से समृद्धि पूर्वक जीने की बात बनी, इसी को समृद्धि भी कह रहे हैं। यदि हम सदुपयोग कर पाते हैं, यहां तक पहुंच गए, है ना, तो समृद्धि पूर्वक जी लिए। यदि हम सदुपयोग नहीं कर पाते हैं, हम चाहते तो हैं लेकिन नहीं कर पा रहे हैं, है सामान लेकिन तब भी नहीं कर पा रहे हैं, तो वो संग्रह पूर्वक जीना है। इज इट क्लियर? समृद्धि पूर्वक जीने का क्या मतलब निकला? हम सदुपयोग करने लायक हो गए, सदुपयोग समझ भी आ गई हमको और सामान भी आ गया, और हम बढ़िया से, है ना, 100 बच्चे के लिए, मान लो हमने प्लान किया कि 100 बच्चे 200 बच्चे का एक बढ़िया विद्यालय में हम, है ना, एक मानवीय शिक्षा और उसके लिए मानवीय व्यवस्था, जो भी छोटी सी व्यवस्था उस विद्यालय को चलाने के लिए, यदि हम ऐसा कर पाते तो हम समृद्ध हैं। इसमें क्या दिक्कत है? नहीं है। जैसे हम लोग 6 शिविर करते ही हैं, समृद्धि की निशानी है, अपना तन मन धन लगाते ही हैं। 2-3 साल से अपन भोजन का व्याज जरूर लेने लगे, लेकिन उसके पहले तो ये भी लेते थे, भोजन भी उनको अपनी तरफ से कराते थे। अभी भी भोजन में बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि यहीं की लगती है, उसको हम खुशहाली से लगाते हैं। सारा श्रम भोजन बनाने में, खिलाने में, वो सब हमारे घर के लोग लगाते हैं, अपने परिवार की। वो एक समृद्धि ही है कि हम इतने समृद्ध हैं कि हम इतना कर पाते हैं, अपने हाथ से बना खिला पाते हैं। ये समाधान और समृद्धि का प्रमाण है। क्यों? क्योंकि हमको लगता है कि ये सदुपयोग है हमारे श्रम का, हमारे धन का, हमारे रहने के कमरों का, सबका। सही है ना? है जी, ये समृद्धि है, बरोबर है। तो हम अगर ऐसा कर पाते हैं समृद्ध, तो हम तो ऐसा कर ही रहे हैं, हो तो ऐसे रहे यहाँ पे। अब आपको कब समृद्धि हो जाए, लग जाए, तब आप जानो। समझने से है ना। मेरे को लग रहा है कि हम समृद्धि पूर्वक जी रहे हैं, आपको नहीं लग रहा तो आप जानो, आप जियो ऐसा, समझो। बिना समझे कैसे भाव आ जाएगा? नहीं, भाव है तो जब समझेंगे तभी तो आएगा। समझदारी के साथ जुड़ा हुआ है। हाँ, बिना समाधान में समृद्धि कैसे हो जाएगी? समाधान में अपने को समझ में आया, प्रोड्यूसर होना है, सदुपयोगी होना है। ठीक, इसको बोलते हैं असंग्रह। कौन जी रहा है? नौकरी व्यापार में जीना है संभव है, क्योंकि नौकरी व्यापार में उत्पादक नहीं होते हैं आप। नौकरी व्यापार में आप उत्पादक नहीं होते हैं, तो नौकरी का विकल्प व्यापार नहीं है, व्यापार का विकल्प नौकरी नहीं है। नौकरी व्यापार का विकल्प ही है समृद्धि पूर्वक जीना। और सरकार कोई सी भी दुनिया का जाए, नौकरी सबको दे नहीं सकती है। कितनी अच्छी सिस्टम आप डिजाइन कर लो, है ना, तो भी सबके लिए व्यापार करने का अवसर उपलब्ध हो ही नहीं सकता।
सरकार को गाली देने से कोई फायदा नहीं है इसमें, है ना। सरकार को गाली केवल इस बात से पड़ना चाहिए काहे झूठे वादे करते हो, साफ बता दो कि ये नहीं हो सकता है। सबको हम व्यापार करने का अवसर नहीं दे सकते हैं, सबको नौकरी करने का अवसर नहीं मिल सकता है, बिरलों को ही मिलता है। कितनों को? बिरले। तो वो संभव ही नहीं है। तो हर एक मानव को क्या संभव है? हर एक मानव समाधान के साथ समृद्धि पूर्वक जी सकता है, हर एक परिवार ऐसा जी सकता है। सरकार के बस का नहीं है। आज सुबह हमारे किसी एक मित्र से बात हो रही थी, वो लोग बड़ा कोई कॉलेज वालेज में पढ़ते थे, कहीं से हमारे साथ ही थे, तो आरक्षण के ऊपर, वो आरक्षण वर्ग के हैं तो काफी उनका बवाल चल रहा है। तुम लोग यार, मैंने कहा आप तो कम से कम इससे बाहर आओ, आरक्षण फारक्षण। अभी तो हम पहली ही पीढ़ी है, अभी तो हम नौकरी करेंगे, दूसरी पीढ़ी व्यापार कर सकती है। गजब है। मैं बोला नौकरी का विकल्प व्यापार थोड़ी ना है, और आरक्षण की मांग क्यों? जरूरत क्या तुमको? गिड़गिड़ाने क्या जरूरत? कैपिटल डिग्री भी नहीं हो, व्यापार करना हो तो संभव है। कैसे? पैसा। पैसा कहीं से टाप टूप के ले आओ, है ना। हाँ, कहीं से भी बटा, हाँ, कुछ भी जुगाड़ लगा के कुछ भी तो संभव है। बिल्कुल ठीक बात। लेकिन अब ये जो 3 बातें आपने बोल तो दी कि सदुपयोग पूर्वक जीने से हो जाएगा, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? इसके लिए सदुपयोग को समझना पड़ेगा, समझदार होना पड़ेगा। जब समझदार हो जाएंगे तब हम परिवार में जीने लायक हो जाएंगे, लोगों के साथ जीने लायक हो जाएंगे। जब हम लोगों के साथ जीने, सहअस्तित्व पूर्वक जीने लगेंगे तब संभव होगा ये। जब तक हमारे सहअस्तित्व पूर्वक जीने की योग्यता नहीं है, हम अपनी टांग अपनी चलाते हैं, तब तक ये हो नहीं सकता है। तो जैसे उधर नौकरी के लिए डिग्री चाहिए था, इधर व्यापार के लिए पैसा चाहिए था, इधर समृद्धि पूर्वक जीने के लिए समझदारी चाहिए। समझदारी। अगर हम समझदारी संपन्न हो जाते हैं तो अच्छा। समझदारी बहुत सिंपल चीज है, कॉम्प्लेक्स थोड़ी ना है। नौकरी व्यापार कॉम्प्लेक्स, तो समझदारी संपन्न होना आसान बात है, और हर आदमी ऐसा हो सकता है अब, क्योंकि अब समझने का निश्चित विधि शिक्षा आ गई। ये बात समझ में आई? हाँ, अभी जैसे हम खेर के खूंटे बने हुए, खेर का खूंटा जानते हो? खेर एक झाड़ होता है, उसका खूंटा बनाया जाता है। यहाँ मालवा में बोलते हैं खेर का खूंटा, मतलब अकड़बाज। खेर का खूंटा पानी में गलता नहीं, नरम होता नहीं, कड़क ही रहता है। तो अगर खेर के खूंटे बने हुए कड़क, है ना, तब तो उस आदमी को नौकरी करना चाहिए, उसको व्यापार ही करना चाहिए, क्योंकि उसके अलावा कुछ कर ही नहीं सकता है वो। तो यदि किसी का नौकरी व्यापार भी नहीं है और वो खेर का खूंटा ही है, तब तो बहुत मुश्किल है। समझ गए भाई? ये भी ठीक समझना पड़ेगा। तो कुछ तो एक रास्ते पे अपने आना पड़ेगा। नहीं अरिजीत, सही है कि नहीं? फॉर एनीथिंग यू नीड सम एलिजिबिलिटी ना। तो इफ यू वांट टू डू सम जॉब देन यू नीड सर्टिफिकेट। नकली भी चलेंगे, है ना। असली हो तो अच्छी बात, नकली भी चल जाते हैं। व्यापार करना है, पैसे चाहिए, और समृद्धि पूर्वक जीना है तो क्या चाहिए? बताओ अरिजीत। सदुपयोग। सदुपयोग कहाँ से आएगा? प्रोड्यूसर बन के। सदुपयोग हो जाता है प्रोड्यूसर बन के? नहीं, किसान तो बहुत दिन से प्रोड्यूसर है। बनना वो शुरुआत है, उसके बाद सबको मतलब खिलाने से, उसके बाद सदुपयोग, शिक्षा मतलब शिक्षा व्यवस्था बनाने के बाद। तो उसको बनाने में लगो। समझ गए? तो अभी जब हम असहस्तित्व पूर्वक जीते हैं तो नौकरी व्यापार मॉडल है, जब हम सहस्तित्व पूर्वक जीते हैं तो समाधान समृद्धि मॉडल है। लेकिन उधर छोड़ दिए, इधर पकड़े नहीं है सोम भाई, उधर छोड़ दिए इधर पकड़े नहीं, तो क्या हाल होगा अपना? दिक्कत में आने वाले हैं। ठीक। तो 3 रास्ते हैं, नौकरी, व्यापार, समृद्धि। तो नौकरी करने के अपने सिद्धांत,
व्यापार करने के अपने तौर तरीके, समृद्धि संपन्न होने के भी तौर तरीके हैं। उन तौर तरीकों को समझकर अपने को चलने की जरूरत है। ठीक है जी। और कोई मुद्दा? 15 मिनट बचे, लोगों की शेयरिंग सुन लेते भाई। मैं अपना माइक बंद करता हूँ, लोग बोलेंगे। अब बोलने से रिकॉल होता है, दोबारा सेट होता है। चलिए, कौन बताएंगे? आज संग्रह पे बहुत सारी बात हो गई। अब आगे कल हम बात करेंगे विद्या, सरलता, स्नेह, अभयता, शाम को करेंगे जी। कोई हैंड रेज? हाँ, यहाँ पे बैठे लोग बताएं। दो सरिता जी, दो माइक। देखो शेड्यूल ये है कि 1.5 घंटे क्लास होगी, एक आधा घंटा आप लोग बोलेंगे। अगर आप लोगों को आधा घंटा बोलना कम पड़ रहा है समय, तो फिर 1 घंटा भी कर सकते हैं उसको, कि 1 घंटा मैं बोलूंगा, 1 घंटा आप बोलिए, है ना भैया? भैया ये नियम से जुड़े जो नियम जो बताया गया है उसको थोड़ा सा पकड़ने का, समझने का प्रयास हुआ है। जो कल नियम पर टॉपिक चला था, नियम से न्याय। नियम जो है अन्य 3 इकाइयों, अन्य अवस्थाओं पर लागू होता है, और नियम को जब जीने जाते हैं तो न्याय के रूप में जीते हैं। तो नियम को समझने के 3 तरीके, नियम के 3 पार्ट हैं, एक बौद्धिक, सामाजिक और प्राकृतिक। तो बौद्धिक में असंग्रह, विद्या, ये सब पढ़े। तो असंग्रह टॉपिक जो चल रहा है वो असंग्रह, ये समझ में आया कि हम असंग्रह की मानसिकता तभी आ सकती है जब हम प्रोड्यूस हो सकते हैं। प्रोड्यूस मतलब उत्पादक, प्रोड्यूसर। हाँ, प्रोड्यूसर। तो उत्पादक जब हम होंगे तो ये खिलाने की मानसिकता भी हमारे में आएगी, और फिर खिलाने की मानसिकता है तो फिर उसका सदुपयोग भी होगा, और सदुपयोग निरंतर है। ठीक है। तो हमें प्रोड्यूसर बनना है, उत्पादक। तो क्या लगता है आपको, संभव है नौकरी व्यापार से मुक्त होकर आप जी सकते हो? संभव तो लग रहा है भैया, क्योंकि यहाँ देखने को मिल ही रहा है, सब उत्पादन कर ही रहे हैं, है ना। वस्तु का मतलब उत्पादन, ऐसा बोला जाए कि खेत में ही उत्पादन नहीं, मतलब अलग से और भी उत्पादन हो सकते हैं तरीके इसके अलग अलग। भी होता है। हाँ हाँ, खेत के अलावा जैसे उसमें कॉन्फिडेंस नहीं है तो और किसी भी प्रकार के उत्पादन कर सकते हैं जिसमें आप सक्षम हो, जो आपको ठीक लगे, जो कर पाए, शरीर साथ दे, ऐसा वाले उत्पादक है ना। अभी जो उत्पादन था वो मेरे को लगता था वो खेती से ही जोड़ के मैं देखती थी, लगता था कि खेती से ही होता है, और वो थोड़ा सा असंभव टाइप का लगता था कि यार इतना धूप में काम करना है, ये सब तो मानसिकता नहीं बन पा रही थी। लेकिन यहाँ तो विभिन्न प्रकार के हैं उत्पादक, उसको देखने से लग रहा है कि हाँ जी सकते हैं ऐसा करके, उत्पादन की प्रक्रिया से मतलब जी सकते हैं आगे, मतलब नौकरी व्यापार से मुक्त होके जी सकते हैं। हाँ, कोई दिक्कत नहीं, बहुत अच्छी बात। इनको दो। मुझे भी यही समझ में आया, उत्पादक होकर हम जी सकते हैं, सुखी और उत्पादन करके सुखी हो सकते हैं, खिलाकर सदुपयोग करके। असंग्रह विधि से हम जीवन यापन कर सकते हैं। तुम तो खेत में जाने लगे आजकल। बहुत धूप लगता है खेत में ना। बताओ बाजू वाले को। नहीं, अभी तो नहीं लग रहा है। एक वो प्रशांता भैया लाए थे, वो भी दे देना बेटा, तीनों दे दो। 3 है ना अपने पास? एक प्रशांता भैया लाए थे ना, वो कहाँ है? छोटा वाला।
60 डिसमिल जमीन है, उसमें कभी मैं उत्पादन नहीं की हूँ, धनिया भी नहीं बोने जाती। क्या पता मेरी मानसिकता, मतलब लगता है अरे बहुत काम है सर। और घर में दिन भर खाना बना लेती हूँ, लेकिन मतलब उत्पादन की मानसिकता नहीं है मुझ में, ये खेती वाला। बेटा एक छोटा भी है, कहीं रखा हुआ छोटा, देखो जरा एक बार है। हाँ वो भी ले जाओ, उसको भरवा लो। ये तो सब भरे हुए हैं बेटा, अभी तो गया। हाँ तो उसको भरवा लो। तो ऐसे कैसे चेक करा के पैसे ले लेगा वो? उससे पूछना क्या नहीं कि ले जाओ ले जाने को तो। पावर हाउस खुला रहता है। और यहाँ भी भैया एक दिन मैं गई थी खेत में, तो इतना मच्छर काटा, फिर दूसरे दिन से नहीं गई। तो आपके घर में मच्छर नहीं काटता है? अंदर में सेफ्टी रहता है ना भैया, कुछ भी जला लो। खेत में कहाँ, इतना बड़े खेत में कुछ जला के आप बैठोगे। तो गलत समझ रही है आप। इस समय मच्छर 8-10 दिन बाद मच्छर नहीं रहेंगे, फिर जाना आप। ठीक है भैया, है ना। और गाजर गोभी सब लगेगी, मूली तोड़ने बस में मजा आता है भैया मेरे को। हाँ ये सही है। लगाने में नहीं आता, तोड़ने में मजा आता है। बिल्कुल सही बात है। और खाने में भी आता होगा। हाँ खाने में तो आता ही है। वही तो, उसको शिफ्ट करना पड़ेगा ना, उगाने में मजा आ जाए। ठीक बोल रहे हैं। ठीक है, हाँ जी। और कोई? 5-7 मिनट बचा है, अपना शेयरिंग कर लो भाई। ये 2 तो यहीं लगेंगे, उनको बोलना एक और खरीद लो, आप पेमेंट कर देना इसका है। एक उनको अस्पताल में चाहिए तो एक वहाँ चला जाएगा, तो एक और ले आना इसमें का। इससे बड़े भी आते हैं क्या? तो एक इससे बड़ा ले आना। नहीं है? मैंने तो किसी को कहा था कि ऊपर रखवा दो इसको, फिर वो कौन दोबारा भरवाने जाएगा उसको। ठीक है, किसी कुछ कहना है? स्क्रीन पे उभरे हुए लोगों कुछ नहीं कहना है? ठीक, चलिए बढ़िया। अब शाम को मिलते हैं, विद्या सरलता स्नेह पे बात करेंगे। यहाँ किसी कुछ कहना है? ठीक, धन्यवाद, नमस्कार। प्रशांत भैया को पूछ लो एक बार।